इस दुनिया में आने के पहले साल मैंने सिर्फ 1 पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ाई और मैं एक ही मुक्के से लाशों के चीथड़े उड़ा सकता था। दूसरे साल मैंने फिर से स्ट्रेंथ बढ़ाई। अब मेरा शरीर तलवारों और चाकुओं को आसानी से झेल सकता था, यहाँ तक कि मैं नंगे हाथों से एक लोहे के चाकू को मरोड़कर फावड़ा बना सकता था। अपने इसी हुनर के दम पर मैंने कस्बे में एक सिपाही की नौकरी हड़प ली और सरकारी राशन खाने लगा। तीसरे साल डाकिन और बेदी के बीच जंग छिड़ गई। किस्मत से मेरा कोई सगा संबंधी नहीं था और सरकारी अफसरों को मुझ जैसे अकेले और बेखौफ इंसान से डर लगता था। उन्हें लगा कि मैं या तो भाग जाऊंगा या बगावत कर दूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे सेना में जबरदस्ती भर्ती नहीं किया। लेकिन बुरी खबर ये थी कि मेरे पुलिस कैप्टन को जंग में भेज दिया गया। जाने से पहले उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपनी 10 साल की बेटी शू खिंगरान को मेरे हवाले कर दिया। उसका वो जाना हमेशा के लिए विदाई बन गया। चौथे साल 4 पॉइंट स्ट्रेंथ के साथ मैं आम इंसानों के बीच लगभग अजेय हो चुका था। जब लुटेरों ने कस्बे पर हमला किया तो मैंने अकेले ही टहलते हुए 20 से ज्यादा डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। कस्बे का बूढ़ा मेयर मुझे अपना वारिस मानने लगा और लोग मुझे अपना रक्षक देवता पुकारने लगे। लेकिन एक ही गड़बड़ थी, मैंने जिन लुटेरों को मारा था उनमें ये यू नाम का एक लड़का था, जिसका बड़ा भाई ये फेंग 2 साल पहले किस्मत के भरोसे एक कल्टीवेशन सेक्ट में शामिल हो गया था। मैंने सुना था कि कल्टीवेटर्स कभी अपना बदला नहीं भूलते, लेकिन गनीमत ये थी कि वो अभी अभी पहाड़ पर गया था और 10-20 साल से पहले उसका नीचे आना नामुमकिन था। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया और चैन की सांस ली। 20 साल बाद कौन किसे मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 11वें साल मेरी 10 पॉइंट स्ट्रेंथ ने मुझे एक ऐसा मुक्का मारने के काबिल बना दिया जो हवा में वैक्यूम पैदा कर दे। मुझे अपनी ताकत में कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए मैंने 1 पॉइंट लक में जोड़ने का फैसला किया। और फिर क्या था, उस पूरे साल मैं सड़क पर चलते हुए पैसे पाता, खाली गड्ढे में मछली पकड़ लेता। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर किसी मेन कैरेक्टर की आत्मा घुस गई हो। 13वें साल 2 खबरें एक साथ आईं। बुरी खबर ये थी कि फ्रंट लाइन से खत आया, उस छोटी लड़की का पिता जंग में मारा गया और वो रो रो कर बेहाल हो गई। अच्छी खबर ये थी कि ज़ियांगशा सेक्ट के एक मास्टर नीचे कस्बे में चेले बनाने आए। उन्होंने दावा किया कि यहाँ किसी के पास बहुत भयंकर लक है। मुझे लगा कि वो इंसान मैं हूँ, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो वो लकी इंसान शू शिनरान निकली। पर वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पहले ही मेरी हमेशा जवान रहने की खूबी के बारे में पता चल गया था। इस उम्मीद में कि एक दिन वो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकेगी, वो सेक्ट में शामिल होने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसकी इकलौती शर्त ये थी कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। लेकिन असलियत बहुत कड़वी होती है। मास्टर ने मेरी हड्डियां टटोली और बस इतना कहा, ना कोई टैलेंट ना कोई लक, मुझे सेक्ट में ले जाना सिर्फ एक बोझ बढ़ा रहा होगा। मुझे दरवाजे से ही भगा दिया गया। मुआवजे के तौर पर मास्टर ने मुझे कोई भी एक चीज चुनने को कहा। मुझे कोई जादुई हथियार नहीं चाहिए था। मैंने बस इतना पूछा कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे मैं अपनी उम्र देकर कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता हूँ। मास्टर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ एक गुइशी आर्ट की किताब और 2 फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स फेंक दी। उस टेक्निक की किताब पर लिखा था 300 साल में कोर फॉर्मेशन, 3000 साल में अगला लेवल और 3 लाख साल में दुनिया में अजेय। और सबसे गजब की बात ये थी कि ये टेक्निक 3 गुना उम्र जलाकर 3 गुना स्पीड से कल्टीवेट कर सकती थी। ये तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। जहां दूसरों को 300 साल लगते, मुझे सिर्फ 100 साल लगने वाले थे। वक्त बीतता गया और 10 साल बाद जब बूढ़ा मेयर रिटायर हुआ तो मैं स्वाभाविक रूप से कस्बे का नया मेयर बन गया। इस वक्त तक मेरा सिस्टम पैनल बहुत ही शानदार दिख रहा था। स्ट्रेंथ 20 पॉइंट, लक 6 पॉइंट। मैं हवा में उड़ते पत्तों को पकड़कर उन्हें इतनी जोर से फेंक सकता था कि वो 50 मीटर दूर पहाड़ की चट्टान को भी चीर दे। मेरे इस हाई लक की बदौलत वो गुइशी आर्ट अपग्रेड होकर ग्रेट गुइशी आर्ट में बदल गई थी। मेरी शोहरत धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट मुझे ढूंढते हुए आने लगे। वो अनाथ जिनका पूरा खानदान मार दिया गया था, वो जीनियस जिनकी सगाई टूट चुकी थी और वो लूजर जिनकी नसें कट चुकी थी। हर कोई जो दिखने में एकदम मेन कैरेक्टर जैसा लगता था, वो मेरे दरवाजे पर घुटने टेक कर मेरा चेला बनने की भीख मांग रहा था। मैंने उन सभी को भगा दिया। मजाक चल रहा है क्या? इस तरह के लोग अपने साथ कर्मा और दुश्मनों की पूरी फौज लेकर चलते हैं। इनमें से एक को भी अपना चेला बनाने का मतलब था अपनी पूरी जिंदगी सरदर्द में डालना। वो लोग वहां से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सीधे कस्बे में ही बस गए। मेरा अच्छा खासा ग्यानटैंग टाउन उन लोगों ने छोटे से मार्शल आर्ट्स हब में बदल कर रख दिया। एक दिन किसी ने मेरी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जानबूझकर मेरे चाय घर के फर्श पर 2 गैंग्स की लड़ाई करवा दी। मैं चाय घर में आराम से बैठा रहा, अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। मैंने बस अपनी उंगली चाय में डुबोई और एक बूंद को झटक दिया। वो पानी की बूंद किसी तोप के गोले की तरह निकली और सीधा उस भड़काने वाले गुंडे को दर्जनों मीटर दूर उड़ा ले गई।
वहां खड़े सब लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो खौफ में पीछे हट गए। उसके बाद असली मास्टरमाइंड सामने आया और उसने मुझसे माफी मांगी। असल में वो ज़ेनवू डिपार्टमेंट का एक अफसर था जो चाहता था कि मैं अपने कस्बे से बाहर निकलूं और देश को बचाऊं। मैंने उससे बस एक ही सवाल पूछा, क्या दाचिन के पास और कोई काम का इंसान नहीं बचा? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो मैंने अपनी आंखों से एक अमर कल्टीवेटर को आसमान से उतरते देखा था जिसने सिर्फ अपने एक हाथ के वार से पूरे शहर को मिटा दिया था। ठीक इसी वजह से मैंने चुपचाप अंडरग्राउंड रहकर अपनी पावर बढ़ाने का फैसला किया था। तो फिर आज ऐसा कैसे हो गया कि इस देश के पास लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं? अफसर ने बताया कि ये कल्टीवेटर अभी भी है, लेकिन वो 100 सालों से एक गुफा में बंद होकर तपस्या कर रहा है और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही उम्मीद बची थी। उसी अफसर से मुझे पता चला कि ये दुनिया असल में सिर्फ एक मॉर्टल रेल्म है। असली कल्टीवेशन की दुनिया तो स्पिरिट रेल्म में है। स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर अगर जबरदस्ती नीचे आना चाहते हैं तो दुनिया के नियम उन्हें दबा देते हैं, इसलिए बहुत ही कम लोग नीचे आते हैं। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया और मैं अंदर ही अंदर खुश भी हुआ। इसका मतलब था कि इस दुनिया में सच में कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं है। अगर मैं बस कुछ हजार साल और ऐसे ही छुपकर गुजार दूं तो मैं पूरी दुनिया में अजेय हो जाऊंगा। लेकिन जहां तक अभी बाहर जाकर लड़ने की बात थी, मैंने तुरंत नामे सिर हिलाया। अगले ही पल मेरा शरीर हल्का सा हिला और मैं हवा में ही गायब हो गया। मैंने सोच लिया था कि जंग लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद कस्बे में अचानक से बिना किसी वजह के कुछ बुरी तरह सूखी हुई लाशें मिलने लगी। ऐसी ही घटना कुछ दशकों पहले भी हुई थी। मुझे याद था कि तब डाओइस्ट ईयून ने इस मामले को सुलझाया था, लेकिन इस बार डाओइस्ट ईयून जिंदा वापस नहीं लौट पाए। कस्बे में उनकी लाश और एक आखिरी खत पहुंचा। उस खत में लिखा था कि कातिल गहरे पहाड़ों में छुपी एक विशाल सांप रूपी राक्षसी है जो जल्द ही एक ड्रैगन में बदलने वाली है और वो इंसानों की जीवन ऊर्जा चूसकर कल्टीवेशन कर रही है। मैंने उस खत को देखा और अपने आसपास खड़े कस्बे के लोगों से पूछा, क्या तुमने कभी पहाड़ हिलाने वाले उस बूढ़े आदमी की कहानी सुनी है? वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। उसी रात मैं अकेला पहाड़ों में निकल पड़ा। सांप की पूंछ के आकार वाले उस विशाल पहाड़ के सामने खड़े होकर मैंने अपनी 25 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ अपना दाहिना मुक्का धीरे से उठाया और फिर बूम, एक ही मुक्के से जमीन फट गई और पूरा का पूरा पहाड़ चकनाचूर हो गया। उड़ते हुए पत्थरों के बीच दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सांप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस सांप ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मुझे ड्रैगन बनने के लिए बस 100 इंसानों की और जरूरत थी। तूने मेरा कल्टीवेशन का रास्ता तोड़ दिया। क्या तुझे ऊपर वाले के कहर से डर नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, माफ करना, लेकिन मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, इसलिए यहाँ के नियम मुझ पर लागू होंगे या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। और फिर मैंने एक और मुक्का मारा और उस सांप को वहीं ढेर कर दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे लक के असर से मुझे उस सांप के शरीर से ड्रैगन ची का एक हिस्सा मिल गया। अब मैंने दूर से ही वार करने की ताकत हासिल कर ली थी। मैंने हिसाब लगाया कि अब मेरी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 8वें या 9वें लेवल के बराबर हो चुकी थी। अगले दिन जब कस्बे के लोगों ने देखा कि वो पूरा पहाड़ हवा में गायब हो गया है तो सबको शक हो गया कि ये मैंने ही किया है। इसलिए उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, हाफ स्टेप इनविंसिबल। सिर्फ आधा कदम क्यों? क्योंकि किसी ने भी मुझे अब तक किसी असली कल्टीवेटर से लड़ते हुए नहीं देखा था। इस घटना के बाद गंटंग टाउन में मेरे और भी ज्यादा फैंस और मार्शल आर्टिस्ट्स की भीड़ जमा होने लगी और धीरे धीरे इस कस्बे का नाम बदलकर लिटिल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड रख दिया गया। लेकिन मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी अंडरग्राउंड रहने की प्लानिंग फेल हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर से कई दशकों के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी। नए राजा के गद्दी पर बैठते ही बॉर्डर की सारी सुरक्षा टूट चुकी थी और मेरे इस छोटे से कस्बे में भी असली खतरा आ चुका था। 30 साल पहले सेक्ट में शामिल हुआ ये फैग अब वापस आ गया था। वक्त हमेशा बदलता है और आज का ये फैंग अब एक खूंखार सेक्ट का चेला बन चुका था। वो यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। कस्बे के चारों बड़े मास्टर्स को घुटनों पर लाने के बाद उसे पता चला कि इस कस्बे में मेरे जैसा कोई ऐसा इंसान भी है जो पहाड़ों को उड़ा सकता है और एकदम किसी अमर देवता जैसा है। ये फैंग तुरंत समझ गया कि उसके भाई को मैंने ही मारा होगा। जहां तक मेरी ताकत का सवाल था, उसे कोई डर नहीं था। उसे लगा कि वो खुद भी पहाड़ों को चीरने की ताकत रखता है। इसलिए उन चारों मास्टर्स को जबरदस्ती मेरे घर भेजकर मुझे नींद से जगाया गया। दशकों की तपस्या के बाद किसी असली कल्टीवेटर के साथ मेरी पहली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। लेकिन ये सब सुनकर भी मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। आखिरकार जब कोई मेहमान इतनी दूर से आता है तो पहले उसे दरवाजे के अंदर से ही 2-4 मुक्के मारकर देख लेना चाहिए कि वो जिंदा बचता है या नहीं। उसके बाद ही बाहर निकलना ठीक रहता है, खासकर तब जब इस दुनिया में इतने दशक बिताने के बाद मेरी स्ट्रेंथ अब 35 पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। मेरी ताकत अब किसी भी आम इंसान से कोसों दूर थी। हवा में उड़ते हुए और घमंड में चूर ये फैंग के सामने खड़ा होकर मेरा चेहरा एकदम शांत था। ये फैंग ने बड़ी अकड़ से पूछा, क्या तुमने ही मेरे उस निकम्मे भाई को मारा था? वैसे अच्छा ही किया, उसे मारकर तुमने मुझे तुम जैसे कीड़ों को कुचलने का एक और बहाना दे दिया है। मैंने उस पागल ये फैंग से फालतू बात करने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही झटके में अपनी उड़ने वाली तलवार मेरी तरफ ताक दी।
वहां खड़े सभी लोगों की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि मैंने बिना किसी मेहनत के बस अपनी 2 उंगलियों से उसकी उड़ने वाली तलवार को हवा में ही पकड़ लिया और फिर मैंने हल्का सा झटका दिया। उस भयंकर झटके ने सीधे ये फैंग को सैकड़ों मीटर पीछे उड़ा दिया। मैंने निराशा से सोचा, क्या यही होते हैं असली कल्टीवेटर्स? इस बात ने ये फैंग को पागल कर दिया। उसने अपना सबसे ताकतवर जादुई हथियार निकाला जो आसमान में हजारों तलवारों की बारिश में बदल गया ताकि वो मुझे पूरी तरह से चीर सके। मैंने अपना हाथ हवा में घुमाया और एक सुनहरी ड्रैगन ची दहाड़ते हुए बाहर निकली, जिसने एक ही सेकंड में आसमान में उड़ती उन सारी तलवारों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली कल्टीवेशन क्या होता है। मैंने हवा में दूर से ही एक उंगली झटकाई, हवा में धमाका हुआ, जमीन कांप उठी और उस भयानक शॉक वेव ने पलक झपकते ही ये फैंग को पीस कर धूल में मिला दिया। मेरी एक उंगली के झटके ने उस भयानक इंसान को राख कर दिया था। एक असली अमर कल्टीवेटर को मेरे हाथों एक सेकंड में मरता देख वहां मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट की रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। वो जहां खड़े थे वहीं जम गए। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बड़ी शांति से अपने बगल में खड़े उन लोगों की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग ये फैंग के सेक्ट के बारे में कितना जानते हो? उन्होंने हकलाते हुए बताया कि ये फैंग यहाँ से 80 मील दूर स्वान है सेक्ट का चेला था। वो इंसान कल्टीवेटर बनने से पहले ही बहुत सारे बुरे काम कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे सेक्ट में ले लिया गया था। उस सेक्ट का लीडर दाकिन का इकलौता ऐसा कल्टीवेटर था जो परमानेंटली इसी दुनिया में रहता था। हालांकि कहा जाता था कि वो पिछले 100 सालों से अंडरग्राउंड तपस्या कर रहा था। मैंने सोचा, उम्मीद है कि वो बुढ़ा सच में मर चुका हो, क्योंकि जो इंसान ये फैंग जैसे कचरे को अपना चेला बना सकता है वो पक्का कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। उसके बाद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। चारों मास्टर्स मेरे उस टूटे फूटे घर को दोबारा बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। 80 साल बीत चुके थे। मेरे जानने वाले सभी लोग अब इस दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ यही पुराना घर था जिसमें बीते हुए वक्त की यादें बाकी थीं। आखिरकार इंसान को कुछ पुरानी चीजें तो संभाल कर रखनी ही चाहिए। कुछ ही समय बाद ज़ेनवू डिपार्टमेंट का वही अफसर मेरे पास फिर से आया। जब वो पिछली बार आया था तब वो एकदम नौजवान और जोश से भरा था, लेकिन अब वो पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था और उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। मैंने उसे देखकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग इतने सालों से लड़ रहे हो, क्या तुम्हारी वो जंग अभी तक खत्म नहीं हुई? उसने भराई हुई आवाज में कहा, पुराना राजा मारा जा चुका है और नया राजा अभी गद्दी पर बैठा है। पूरे दरबार में हाहाकार मचा है। हमारी पहली डिफेंस लाइन टूट चुकी है। ये तो हमारी बड़ी राजकुमारी की बदौलत है, जिन्होंने युद्ध की किताबें पढ़ी हैं और खुद मैदान में उतरकर किसी तरह दूसरी डिफेंस लाइन को बचा रखा है। सर, अब दाचिन के पास कोई सेनापति नहीं बचा है और उन कल्टीवेशन सेक्ट से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब सिर्फ आप ही दाचिन को बचा सकते हैं। राजकुमारी सेना संभाल रही हैं। क्या दाचिन में कोई मर्द नहीं बचा? आखिर एक औरत को जंग के मैदान में क्यों उतरना पड़ा? ये सुनकर मेरा जो हाथ उसे मना करने के लिए हवा में उठा था वो वहीं का वहीं रुक गया। उस बूढ़े आदमी ने मेरे चेहरे का शांत भाव देखकर सोचा कि मैं अभी भी नहीं जाना चाहता। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, राजकुमारी भले ही एक औरत है, लेकिन उनमें हमारे पहले सम्राट जैसी आग है। उन्होंने कहा है कि अगर दाचिन हार गया तो यहाँ की आम जनता बेदी के लोगों की गुलाम बन जाएगी। मैंने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, आप भी तो इन्हीं आम इंसानों के बीच से निकले हैं। क्या आप ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? मैंने जवाब दिया, बात बस इतनी है कि इस देश के सारे सेनापति मारे जा चुके हैं और एक औरत को ये सब झेलना पड़ रहा है। ये देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बूढ़े ने तुरंत कहा, अगर आप एक बार मैदान में उतर जाएं तो जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, मुझे मक्खन लगाना बंद करो, मुझे लोकेशन बताओ। मैंने अपना बांस का हैट पहना। उस बूढ़े ने हड़बड़ाते हुए कहा, दुआनशिया पास यहाँ से 3000 मील दूर है। मैंने कहा, 3000 मील? तुम आराम से घोड़े पर बैठकर वापस जाना। मेरे इतना बोलते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक भयंकर तूफान टकराया और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो मैं उस कमरे से गायब हो चुका था और जमीन के उस पत्थर पर मेरे पैरों के आधे फुट गहरे निशान छपे हुए थे। और वहां 3000 मील दूर उस जंग के मैदान में दुआनशिया पास के ऊपर डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल दिख रहा था। दाचिन की वो आखिरी दीवार अब ढहने ही वाली थी। शहर की दीवारों पर लाशों के ढेर लगे थे। एक फटे हुए ड्रैगन झंडे के नीचे राजकुमारी लियू रुयान खड़ी थीं। उनका चमकता हुआ सिल्वर आर्मर खून से लाल हो चुका था और वो अपनी टूटी हुई तलवार के सहारे हाँफ रही थीं। वो उस पूरे दाचिन राजघराने की आखिरी इज्जत थीं। और उस दीवार के बाहर काले बादलों का डेरा था। बीदी की हजारों की सेना ने अभी हमला नहीं किया था, क्योंकि हवा के बीचों बीच लाल कपड़ों में एक बूढ़ा कल्टीवेटर तैर रहा था। वो एक विशाल काय कंकाल के ऊपर खड़ा था और उसके हाथ में एक 10,000 सोल बैनर था, जिसके अंदर से अनगिनत तड़पती हुई आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। उसने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, ए खूबसूरत लड़की, मैं चियाओ सेक्ट का एल्डर हूं। तेरे अंदर मुझे कल्टीवेशन का टैलेंट दिख रहा है। अगर तू चुपचाप मेरी चेली बन जाए तो मैं शायद दाकिन राजघराने की थोड़ी सी खून की बूंदें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज मैं इस पूरे शहर को काट कर उनकी आत्माओं को भून दूंगा। राजकुमारी ने चिल्लाकर कहा, ओ पापी राक्षस, दाकिन के पास सिर्फ जंग में मरने वाली राजकुमारियां हैं, घुटने टेक कर जीने वाले राजघराने के लोग नहीं। सीधे उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। उस लाल कपड़े वाले बूढ़े ने गुस्से से फुंकारते हुए अपना सोल बैनर घुमाया।
उसी पल एक खौफनाक हवा चली और हजारों काली आत्माएं मिलकर एक विशालकाय शैतानी पंजे में बदल गईं। ये उसका नेदर गोस्ट क्लॉ अटैक था। एक आम इंसानों की सेना इस एक पंजे के नीचे पलक झपकते ही खून के तालाब में बदल जाती। लियू रुयान ने पूरी तरह हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने देश को बचाने के इस आखिरी कदम पर एक असली कल्टीवेटर इंसानों की इस जंग में घुस जाएगा। उसका देश अब पूरी तरह खत्म होने वाला था। लेकिन ठीक उसी सेकंड जब मौत सामने खड़ी थी, आसमान से हवा को चीरने की एक भयानक आवाज आई। हर किसी का सिर अपने आप आसमान की तरफ उठ गया और उन्होंने देखा कि एक नीली रोशनी किसी उल्का पिंड की तरह तेजी से नीचे गिर रही है। वो रोशनी उस विशालकाय पंजे से हवा में ही जा टकराई। कोई जादू नहीं, कोई फैंसी स्पेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर और क्रूर काइनेटिक एनर्जी उस शहर मिटाने वाले पंजे से टकराई। जैसे ही उस नीली रोशनी ने उस शैतानी पंजे को छुआ, वो ऐसा लगा जैसे किसी हथौड़े ने पनीर को कुचल दिया हो। वो पंजा एक भयानक धमाके के साथ टूटकर काले धुएं में बदल गया और फिर वो रोशनी बिना रुके सीधे शहर की दीवार के सामने खाली जमीन पर आकर गिरी। जमीन इतनी बुरी तरह कांप उठी जैसे 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया हो। उस भयंकर शॉकवेव ने बीदी की पूरी हजारों की सेना को उनके घोड़ों और हथियारों के समेत हवा में उछाल दिया। एक ही झटके में वहां चारों तरफ शमशान जैसी शांति छा गई। हर कोई फटी आंखों से उस धूल के गुबार को देख रहा था। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे छटी, एक बहुत बड़े गड्ढे के ठीक बीचों बीच मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपने सिर के हैट को ठीक किया। मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, रास्ता थोड़ा ज्यादा ही लंबा था। लैंडिंग करते वक्त मैं अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने ऊपर देखकर पूछा, क्या यहाँ का बॉस तू ही है? लियू रुयान पूरी तरह सदमे में थी। काफी देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं हूं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप किस पहाड़ के कल्टीवेटर मास्टर हैं? मैं कोई मास्टर नहीं हूं। मैंने पीछे मुड़कर दीवार की तरफ पीठ कर ली और हवा में लटकते उस लाल कपड़े वाले बूढ़े की तरफ देखा, जो खुद भी हैरान था। मैंने कहा, मैं तो बस एक कस्बे का मेयर हूं। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ कुछ लोग फालतू का बवाल कर रहे हैं, तो मैं मामला शांत करवाने आ गया। हवा में उड़ने वाले उस बूढ़े कल्टीवेटर ने मेरी स्पिरिचुअल पावर से मुझे स्कैन किया। मेरे शरीर में रत्ती भर भी जादू या मैजिक पावर नहीं थी। मैं उसे एक आम इंसान लग रहा था। उसे लगा कि मैं कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट हूं जिसने बस थोड़ी सी शरीर की ताकत बढ़ा ली है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा वो हमला इतना ताकतवर कैसे था कि उसका पंजा टूट गया। लेकिन आम इंसानों के लिए कल्टीवेटर्स की नफरत उनकी हड्डियों में बसी होती है। वो बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत एक लाल रंग की उड़ने वाली तलवार निकाली, जो एक खून की रोशनी में बदलकर सीधे मेरे माथे के बीचों बीच छेदने के लिए आई। लियू रुयान ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, मास्टर बच के। पर मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही वो तलवार मेरे माथे को चीरने ही वाली थी, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली से एक हल्का सा फ्लिक किया। वो जादुई उड़ने वाली तलवार मेरी एक उंगली के झटके से हवा में दूर जा गिरी। उस झटके का असर इतना भयानक था कि उस तलवार पर दरारें पड़ गई और फिर वो हजारों टुकड़ों में बिखर गई। अपने सबसे खास हथियार के टूटने की वजह से उस लाल कपड़े वाले बूढ़े के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसकी आंखों में खौफ था। ये नामुमकिन है। तुम्हारा ये शरीर किस चीज का बना है? मैंने ऐसे बॉडी कल्टीवेटर्स के बारे में भी कभी नहीं सुना जो नंगे हाथों से किसी जादुई हथियार को चकनाचूर कर दें। मैंने बस इतना कहा, ये बहुत कमजोर थी। उसके बाद मैंने अपने पैरों को हल्का सा मोड़ा और मेरे पैरों के नीचे की जमीन पलक झपकते ही धंस गई। वहां सिर्फ मेरी एक धुंधली सी परछाई बची और अगले ही पल मैं 100 मीटर ऊपर हवा में उस बूढ़े के ठीक सामने खड़ा था। ये कोई उड़ने वाला जादू नहीं था। मैंने बस जमीन से छलांग लगाई थी। उस बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बस अपने आसपास एक मैजिक शील्ड ही बना पाया और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं चियू सेक्ट का आदमी हूं। मैंने बिना कोई इमोशन दिखाए अपना मुक्का उसकी तरफ घुमा दिया। इस मुक्के में कोई खास टेक्निक नहीं थी, बस प्योर और कच्ची ताकत थी। मेरे मुक्के की रफ्तार ने उसकी मैजिक शील्ड पर जा लगा। वो शील्ड किसी गीले कागज की तरह फट गई और मेरे मुक्के ने उस बूढ़े की छाती को आर पार चीर दिया। उस मुक्के की ताकत ने उसके पीछे 1000 मीटर लंबी वैक्यूम लाइन बना दी थी, जिसने आसमान के बादलों को भी फाड़ दिया था। उस बूढ़े ने फटी आंखों से अपनी छाती के उस पारदर्शी गड्ढे को देखा। मरते दम तक उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन सी ताकत थी। उसके बाद ग्रेविटी की वजह से मैं वापस नीचे गिरा और सीधा शहर की दीवार पर लियू रुयान के ठीक सामने एकदम आराम से खड़ा हो गया। बीडी की सेना ने जब देखा कि एक अमर देवता जैसे इंसान को मैंने बस एक मुक्के में मार दिया है, तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई। उनके सेनापति और सैनिक अपने हथियार और कवच फेंककर पागलों की तरह अपनी जान बचाकर भागने लगे। दीवार पर एकदम सन्नाटा पसरा था। सारे सैनिक खौफ से मेरी तरफ घूर रहे थे। मैंने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बस अपने सामने खड़ी उस राजकुमारी को देख रहा था, जिसका चेहरा खून और मिट्टी से सना होने के बावजूद उसकी खूबसूरती को नहीं छुपा पा रहा था। लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए मेरे सामने झुककर प्रणाम किया। मेरी जान बचाने और मेरे देश को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं इस देश की पूरी दौलत आपके कदमों में रख दूंगी। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ एक चीज पूछने आया था।
उसने कहा, जी पूछिए, मुझे जो कुछ भी पता होगा मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैंने जमीन पर पड़ी उस लाल कपड़े वाले बूढ़े की लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये आदमी कह रहा था कि वो चियू सेक्ट का है, क्या आगे चलकर चियू सेक्ट का कोई आदमी इससे बदला लेने आएगा? उसने बताया, चियू सेक्ट इस दुनिया के ऊपर मौजूद स्पिरिट रेल्म के नॉर्थ कांजाइन माउंटेन्स में है, लेकिन स्पिरिट रेल्म और इस मॉर्टल रेल्म के बीच कुछ कड़े नियम हैं। अगर वो जबरदस्ती नीचे आने की कोशिश करते हैं तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। मास्टर, क्या आपको चियू सेक्ट के हमले का डर सता रहा है? मैंने अपना सिर हिलाया और चैन की सांस ली। चलो, वो तो काफी दूर है। मुझे यही डर था कि छोटे को मारने के बाद कोई बड़ा मुझसे पंगा लेने ना आ जाए। मुझे फालतू की सिरदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अगर अब कोई काम नहीं है तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल टैलेंट नहीं था, इसलिए नॉर्मल कल्टीवेटर्स मुझे देखकर मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। अपनी बात खत्म करके मैं मुड़ा ही था कि ल्यू रायन ने मुझे रोक लिया। मास्टर, दाकिन के राजा की गद्दी खाली है, अगर आप चाहें तो। मैंने अपना हाथ हिलाया और अपने हैट को थोड़ा नीचे झुकाते हुए कहा, मैं बस एक कस्बे का मेयर हूं, किसी को मत बताना कि आज यहाँ जो हुआ वो मैंने किया है। इतना कहकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस घने अंधेरे में गायब हो गया। मैं अपने गंतांग टाउन वापस आ गया और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 85वें साल में मेरी स्ट्रेंथ 40 पॉइंट तक पहुंच गई थी। मुझे महसूस हुआ कि अब सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना मेरे लिए खतरनाक हो रहा था, क्योंकि मेरा शरीर इतनी भयंकर ताकत को झेल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगले साल से मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर पॉइंट्स बढ़ाऊंगा। 90वें साल में दाकिन की नई महारानी ल्यू रायन ने पूरे देश में शांति कायम कर दी और चारों दिशाओं पर कब्जा कर लिया। उसने अपने महल के अंदर एक खाली पत्थर की मूर्ति बनवाई थी। बहुत कम लोग ये जानते थे कि वो असल में किसी का इंतजार कर रही थी। और इस वक्त मैं अपने कस्बे के तालाब के किनारे आराम से मछली पकड़ रहा था। इन पिछले 10 सालों में मैंने 5 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन और 5 पॉइंट लक में बढ़ाए थे। अब मेरा शरीर किसी अल्टीमेट जादुई वेपन जैसा सख्त हो चुका था। अब अगर कोई गोल्डन कोर लेवल का मास्टर मुझे खड़े खड़े भी मारता तो शायद मेरी चमड़ी पर सिर्फ एक खरोच आती। लेकिन 95 साल में मुझे अचानक मार्शल आर्टिस्ट से एक फटा हुआ नक्शा मिला। उस नक्शे पर स्पिरिट रेल्म तक जाने वाले एक टेलीपोर्टेशन एरे की लोकेशन बनी हुई थी। मैंने उसे बस एक नजर देखा, उसे एक किताब के अंदर मोड़ा और अपनी हिलती हुई टेबल के नीचे लगा दिया। स्पिरिट रेल्म जाना है? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने सुना था कि वहां गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स तो कुत्तों की तरह घूमते हैं और नेसेंट सोल मास्टर्स गली गली में मिल जाते हैं। इस मॉर्टल रेल्म में मैं सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन स्पिरिट रेल्म में जाकर मैं एक ऐसे कीड़े में बदल जाता जिसे कोई भी आराम से कुचल दे। मैं कहीं नहीं जाने वाला था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त मैं सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही किसी नेसेंट सोल लेवल वाले कल्टीवेटर को भी मार सकता था। 100वें साल तक गैंटांग टाउन के पुराने लोग एक एक करके दुनिया से जा चुके थे। अब मैं उस पूरे कस्बे का सबसे बूढ़ा इंसान बन चुका था, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी 20 साल के लड़के जैसा था। लोगों को शक ना हो इसलिए मैंने जादू से अपने चेहरे पर मुस्टें लगा ली और एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा नाटक करने लगा। एक दिन मेरे कस्बे में राजशाही कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत औरत आई। मैंने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। वो महारानी ल्यू रोयान थी। 20 साल बीत चुके थे और अब उसके चेहरे पर उम्र दिखने लगी थी। वो जानती थी कि मुझे फालतू के पंगे पसंद नहीं है, इसलिए उसने पूरे 20 सालों तक कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो अपना सिंहासन छोड़ चुकी थी। राजपाट छोड़ने के बाद वो अकेली यहाँ चली आई थी। मास्टर, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? मैंने कहा। अंदर आ जाओ, अब ये भी बनाई है। उसने उस दिन देश बचाने वाले मेरे एहसान की कोई बात नहीं की और ना ही मैंने अपने उस मुक्के के बारे में कुछ कहा। हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम बरसों पुराने दोस्त हों। हम कस्बे की खेती के बारे में बातें कर रहे थे, पड़ोसियों की बिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस पल के लिए वो कोई दुनिया पर राज करने वाली महारानी नहीं थी और ना ही मैं कोई छुप कर रहने वाला ताकतवर मास्टर। उस वक्त हम बस इस आम सी दुनिया में एक दूसरे से टकराने वाले दो आम इंसान थे। उसके बाद ल्यू रुयान उसी कस्बे में रहने लगी। उसने मेरे घर के ठीक बगल में एक छोटा सा आंगन खरीद लिया। वो हर दिन फूल और पौधे उगाती और कभी कभी मेरे घर का खाना खाने आ जाती। उसने कभी मेरे कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कभी उसके राज दरबार की बातों को नहीं छेड़ा। कस्बे के लोग कहने लगे कि उनके बूढ़े मेयर की आखिरकार किस्मत चमक गई है और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। ये सुनकर मैं बस मुस्कुरा देता। ना मैंने किसी को कुछ समझाया, ना ही किसी बात से इनकार किया, क्योंकि मैं जानता था कि आम इंसानों की बाकी की जिंदगी असल में बहुत छोटी होती है। अगले 15 सालों में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 50 पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशन को 20 पॉइंट तक बढ़ा लिया। मेरे शरीर की डेंसिटी इतनी भयानक हो चुकी थी कि मुझे चलने फिरने के लिए अपनी ताकत कंट्रोल करनी पड़ती थी। और इसी साल जब सर्दियों में भयानक बर्फबारी हो रही थी, पड़ोस का वो आंगन एकदम शांत था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया तो देखा कि सफेद बालों वाली ल्यू रुयान एक हिलने वाली कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसने अपने ऊपर एक मोटा फर का कोट ओढ़ा हुआ था। ये वही कोट था जो उसने पहली बार मुझसे मिलने पर पहना था और अब वो पुराना हो चुका था। उसने मुझे देखा
उसकी धुंधली हो चुकी आंखों में एक जवान लड़की जैसी चमक और सुकून था। मास्टर, 15 सालों तक आपकी ये चाय पीकर मैं अब बहुत सुकून में हूँ। उसने अपने कांपते हाथों से एक चमकता हुआ जेड पेंडेंट निकाला। ये दाकविन राजघराने की सबसे बड़ी जादुई चाबी थी। उसने कहा, उस साल मैंने सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि इसलिए भी लड़ी थी क्योंकि मैं जानती थी कि मास्टर को फालतू के पंगे पसंद नहीं है। जब तक दाकविन जिंदा है तब तक कोई भी बेवकूफ इंसान आपके गैंगटॉन्ग टाउन को परेशान करने की जरूरत नहीं करेगा। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं अपनी आखिरी सांसों तक आपके साथ रह पाई। उस गिरती हुई बर्फ के बीच वो महान महारानी चेहरे पर मुस्कान लिए इस दुनिया को छोड़कर चली। मैं उस बर्फीली जमीन पर बहुत देर तक बिना हिले खड़ा रहा। मैंने उसकी कब्र के सामने एक कप गर्म चाय गिराई और कहा, अगले जन्म में किसी राजघराने में पैदा मत होना, और ना ही किसी ऐसे इंसान से मिलना जो कभी नहीं मरता। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे प्यार करे और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। 120वें साल में मुझे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। ये किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये दुनिया अब मुझे बाहर धकेलना चाह रही थी। मेरी ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि मेरी एक सांस लेने से ही आसपास की मैजिक एनर्जी अस्त व्यस्त हो जाती थी। मुझे अपनी ताकत को बहुत ध्यान से छुपा कर रखना पड़ रहा था। मैं पूरा दिन अपनी उस टूटी हुई टेबल के सामने खाली बैठकर गुजारता, जिसके नीचे मैंने वो स्पिरिट रेल्म का नक्शा लगा रखा था। और फिर एक दिन आसमान बीच में से फट गया। सच में फट गया। गैंगटॉन्ग टाउन के ऊपर का आसमान किसी टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया और वहां एक बहुत बड़ा काला भंवर बन गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे इस दुनिया के नियमों का धक्का महसूस हो रहा था। ये छोटे लेवल का मैप मुझ जैसे मैक्स लेवल के कैरेक्टर को अब और नहीं सह सकता था। आसमान से रोशनी की किरणें गिरने लगी। ये जबरदस्ती ऊपर की दुनिया में जाने का इशारा था। मैं चाहूं या ना चाहूं, ये दुनिया मुझे लात मार कर बाहर निकाल रही। मुझे लगा कि अब अपनी अंडरग्राउंड लाइफ के लिए मुझे जगह बदलनी ही पड़ेगी। मैंने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर गैंगटॉन्ग टाउन को देखा, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 120 साल गुजारे थे। मैं घर के अंदर गया, टेबल के नीचे से वो फटा हुआ नक्शा निकाला, लियो रुयान का दिया हुआ पेंडेंट उठाया और आखिर में अपना वो छोटा सा बैग कंधे पर टांग लिया। मैंने आसमान के उस भंवर की तरफ चिल्लाकर कहा, धक्का देना बंद कर, मैं खुद जा रहा हूँ। मैंने हवा में कदम रखा और उस रोशनी के सहारे खुद ही उस विशाल दरार की तरफ उड़ गया। इस दुनिया से बाहर निकलने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने पीछे मुड़कर गैंगटॉन्ग टाउन की तरफ अपनी उंगली से एक हल्का सा इशारा किया। एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी ने पूरे कस्बे को ढक लिया। ये मेरा अपने लक से बनाया हुआ एक आशीर्वाद था, जो अगले 100 सालों तक उस कस्बे को हर मुसीबत और तूफान से बचाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, इसे मेरे इस घर का आखिरी किराया समझ लेना। एक तेज रोशनी चमकी और मेरा शरीर उस मॉर्टल रेल्म से हमेशा के लिए गायब हो गया। गैंगटॉन्ग टाउन के लोग जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगे और कस्बे के दरवाजे पर लगे पत्थर पर पता नहीं कब एक नई लाइन लिखती गई थी, इस जमीन पर एक अमर देवता रहता है जिसका नाम वसुई है। मेरी आंखों के सामने नजारे तेजी से बदलने लगे और जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वहां की मैजिक एनर्जी इतनी गाढ़ी थी कि मेरा दम घुटने लगा। ये स्पिरिट रेल्म के कल्टिवेटर्स की सबसे पवित्र जगह थी और साथ ही ताकतवरों का वो अखाड़ा जहां कमजोरों को कुचला जाता था। मैं एक बहुत बड़े एसेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और मेरे चारों तरफ अलग अलग कपड़ों में कई सारे कल्टिवेटर्स मौजूद थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सब चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये इंसान नीचे की दुनिया से आया है, लेकिन ये इतना आम सा कैसे दिख सकता है? इसके शरीर में तो जरा सी भी मैजिक एनर्जी नहीं है। मैंने जानबूझकर घबराने का नाटक किया, अपना सिर झुकाया और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, भैया क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि चियूज सेक्ट का रास्ता किस तरफ है? मेरा ये सवाल सुनकर प्लेटफॉर्म के आसपास खड़े सारे कल्टिवेटर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर सब के सब जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, चियूज सेक्ट? वो तो नॉर्थ के पहाड़ों का सबसे बड़ा शैतानी सेक्ट है, और तू जिसके पास की कंडेंसेशन लेवल की ताकत भी नहीं है, तू मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? जरूर इस बेवकूफ ने नीचे की दुनिया में चियूज सेक्ट के किसी बंदे से पंगा लिया होगा और उसे सजा देने के लिए जबरदस्ती यहाँ खींच लिया गया है। मैंने उनके उड़ाए हुए मजाक पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने बैग से एक सोने का सिक्का निकाला और उस मोटे कल्टीवेटर की तरफ बढ़ा दिया जो सबसे ज्यादा हंस रहा था। मैंने कहा, भैया क्या आप मुझे बस उधर का रास्ता बता देंगे? उस मोटे आदमी ने उस आम दुनिया के सोने को देखकर अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन फिर उसने उत्तर दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से 3 लाख मील दूर उत्तर की तरफ जहां तुम्हें सबसे ज्यादा काले बादल और डार्क एनर्जी दिखे वही जगह है। लेकिन मैं तुझे सलाह दूंगा कि वहां मत जा। वो चियूज सेक्ट जिंदा इंसानों की आत्माओं को पकाने के लिए बहुत बदनाम है। तेरे जैसे नाजुक इंसान का तो वो लोग एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत ही सीरियस होकर अपना सिर हिलाया और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, मुझे चेतावनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं हमेशा सबकी सलाह मानता हूँ। बस अपना काम खत्म करके मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर मैं उत्तर दिशा की तरफ घूमा और मैंने अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ा। अगले ही सेकंड वो असेंशन प्लेटफॉर्म जो 10,000 साल पुरानी बर्फीली चट्टानों से बना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि कोई सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर भी उसे खरोच नहीं मार सकता, वो मेरे पैरों के नीचे एक भयानक आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। जब वो कल्टिवेटर्स धूल में सनकर किसी तरह उठ खड़े हुए तो मैं वहां से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ 100 फीट गहरा एक दरार वाला गड्ढा बचा था
और आसमान में एक लंबी वैक्यूम लाइन थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस मोटे कल्टीवेटर ने अपना थूक निकला और अपने हाथ में रखे उस सोने के सिक्के को देखा। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। ये आखिर कौन सा दैत्य यहाँ आ गया था? 3 लाख मील का सफर तय करने में स्पिरिट रेल्म के किसी नेसेंट सोल लेवल के मास्टर को भी अपनी उड़ने वाली तलवार पर कई दिन लग जाते, लेकिन मेरे लिए ये बस कुछ लंबी छलांगों का ही काम था। आधे घंटे के अंदर ही मैं नॉर्थ कांगाइन माउंटेन्स में पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ हमेशा काला धुआं छाया रहता था और माहौल बहुत ही डरावना था। चियू सेक्ट के सबसे बड़े हॉल के अंदर उनका सबसे बड़ा लीडर श्वेमिंग एंसेस्टर गुस्से में चीख रहा था, कचरा, तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो। पूरे 80 साल बीत गए और तुम लोग नीचे की दुनिया से उस घटिया मेयर को ढूंढकर नहीं ला पाए। उस वक्त उसने हमारे 9वें एल्डर के जादुई हथियार और शरीर को एक मुक्के में उड़ा दिया था और हमारे सालों के प्लान पर पानी फेर दिया। अगर हम इस बात का बदला नहीं लेंगे तो हमारे चियू सेक्ट की क्या इज्जत रह जाएगी? हॉल में घुटनों के बल बैठे सारे एल्डर्स की हवा टाइट थी। उनके सबसे बड़े एल्डर ने हिम्मत करके कहा, बॉस प्लीज शांत हो जाइए, उस दुनिया के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। अगर हमारा कोई भी चेला जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल से ऊपर का है वो नीचे जाता है तो आसमानी बिजली उसे वहीं जलाकर राख कर देती है। सच में हम उस आदमी को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। जूमिंग एंसेस्टर की आंखों में अंगारे उबल रहे थे और वो भड़कने ही वाला था, लेकिन तभी आसमान से तबाही मचाने वाली एक भयानक नीली रोशनी सीधे उस हॉल के बाहर वाले मार्बल के फर्श पर आकर गिरी। पूरी की पूरी कांगियन माउंटेन सीरीज बुरी तरह कांपने लगी। उस भयंकर शॉक वेव से वहां के अनगिनत महल और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। जूमिंग एंसेस्टर के पसीने छूट गए। वो तुरंत अपने बाकी एल्डर्स को लेकर हॉल से बाहर भागा। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। धूल के गुबार में एक 20 साल का लड़का खड़ा था जिसने पुराना हैट पहना हुआ था और बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, जो अपने शरीर से धूल झाड़ रहा था। जूमिंग एंसेस्टर ने तुरंत अपनी मैजिक पावर से उसे स्कैन किया और वो अंदर तक हिल गया। मेरे शरीर में 1% भी मैजिक एनर्जी नहीं थी। ये कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाकर पूछा, तू आखिर है कौन और तूने मेरे चियू सेक्ट के दरवाजे पर हमला क्यों किया? मैंने अपना हैट सीधा किया, मैंने अपना सिर उठाया और बहुत शांति से उन सभी लोगों को देखते हुए कहा, मैं गंतैंग टाउन का मेयर हूं। मेरे इतना बोलते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जूमिंग एंसेस्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो तू वही नीचे की दुनिया का जंगली कल्टीवेटर है? मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना था कि तुम लोग 80 सालों से मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे फालतू की सिरदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में ऐसे सोचता रहे। इसलिए यहाँ ऊपर आने के अपने पहले ही दिन मैं सीधा तुमसे मिलने चला आया ताकि मैं इस सिरदर्दी को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। जूमिंग एंसेस्टर गुस्से से पागल होकर हंसने लगा। उसकी आंखों में मुझे जान से मार देने की आग थी। जन्नत का दरवाजा खुला था लेकिन तू वहां नहीं गया और नरक में कोई दरवाजा नहीं था लेकिन तू खुद ही कूद पड़ा। उस आम दुनिया में मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन इस स्पिरिट रेल्म में मैं एक सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर हूं। एल्डर्स, माइटी गोस्ट सोल डिवाउरिंग एरी चालू करो। इस इंसान की हड्डियां तोड़कर इसकी आत्मा को बूंद डालो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही दर्जनों नासेंट सोल लेवल के एल्डर्स ने एक साथ मुझ पर हमला बोल दिया। आसमान में काला धुआं करोड़ों खौफनाक भूतों में बदलकर सूरज को ढकते हुए मुझे नोचने के लिए झपटा। एक सोल फॉर्मेशन लेवल के मास्टर और पूरे सेक्ट की ताकत से घिरे होने के बावजूद मेरे अंदर वहां से हटने या छिपने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बस एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाकर मुट्ठी भींच ली। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट, लक 11 पॉइंट, ग्रेट गुइसी आर्ट, वैक्यूम एक्सप्लोजन। मैंने अपना मुक्का हवा में दाग दिया। इसमें कोई जादुई चमक नहीं थी, कोई फैंसी मैजिक नहीं था, बस एकदम रॉ और भयंकर फिजिकल डिस्ट्रक्शन। हवा मेरी इस नामुमकिन ताकत से एक ही सेकंड में भयंकर तरीके से सिकुड़ गई और फिर एक खौफनाक धमाका हुआ। बूम! एक सफेद रंग की भयानक शॉकवेव मेरी मुट्ठी से निकली और सुनामी की तरह आगे बढ़ गई। वो मिरियड गोस्ट एरे कांच की तरह टूट गया। आसमान में उड़ते वो करोड़ों भूत एक झटके में हवा हो गए और वो नेसेंट सोल लेवल के एल्डर्स तो चीख भी नहीं पाए। मेरे मुक्के की उस आंधी ने उनके शरीरों को हवा में ही फाड़कर खून की बारिश में बदल दिया। उस शॉक वेव की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं हुई, वो सीधे स्वीमिंग एंसेस्टर की तरफ बढ़ती चली गई। उस एक मुक्के के बाद हवा थम गई। चियू सेक्ट का वो सबसे बड़ा पहाड़ अब वहां नहीं था। उसकी जगह वहां सैकड़ों मील लंबी और ऐसी गहरी खाई बन चुकी थी जिसका अंत किसी को नहीं दिख रहा था। मैं मुड़ा और उसी रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इस दुनिया में आने से लेकर इस पूरे सेक्ट को मिट्टी में मिलाने तक मुझे बस 1 घंटे का वक्त लगा था। अब नीचे की दुनिया से मेरा सारा कर्मा और झंझट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब कोई मुझे परेशान करने वापस नहीं आने वाला था। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचने लगा। स्पिरिट रेल्म में इतनी भयंकर मैजिक एनर्जी है, यहां मेरी गुइशी आर्ट का असर डबल हो जाएगा। मुझे पहले किसी
किसी शांत और खूबसूरत आम इंसान वाले कस्बे को ढूंढना चाहिए और वहां आराम से कुछ करोड़ साल छुपकर रहना चाहिए। जब मेरी सारी स्टैट्स 10,000 पॉइंट्स पार कर जाएंगी, मैंने मुस्कुराते हुए अपने हैट को थोड़ा नीचे किया और सोचा, तब मैं सच में इस पूरी दुनिया में अजेय हो जाऊंगा, है ना? एसेंशन प्लेटफॉर्म पर मचे उस बवाल की खबर सिर्फ आधे दिन में आसपास के 17 शहरों में फैल गई और चियू सेक्ट के पूरी तरह तबाह होने की खबर 3 दिनों के अंदर किसी महामारी की तरह पूरे नॉर्थ हिस्से में आग की तरह फैल गई। लेकिन किसी ने भी इन दो घटनाओं को आपस में जोड़कर नहीं देखा, क्योंकि किसी को भी इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो सकता था कि अभी अभी नीचे की दुनिया से आया हुआ एक आम इंसान 3000 साल पुराने एक शैतानी सेक्ट को सिर्फ 1 घंटे में जड़ से मिटा सकता है। मैं इस बात से बहुत खुश था, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था और यही मैं चाहता था। कांगीन माउंटेन्स से निकलने के बाद मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर ली। आखिरकार ये स्पिरिट रेल्म था, कोई आम दुनिया नहीं। नीचे की दुनिया में मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता था, लेकिन यहाँ मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी पूंछ दबाकर बहुत ही सावधानी से रहूंगा। मैं साउथ की तरफ चलता रहा और जानबूझकर सिर्फ उन जगहों से गुजरा जहां आम इंसान रहते थे। 7 दिनों के बाद मैं फेंगचियो टाउन नाम के एक छोटे से कस्बे में रुक गया। ये जगह पहाड़ों और पानी के पास थी। यहाँ मैजिक एनर्जी बहुत कम थी और ये बड़े बड़े सेक्ट से बहुत दूर था। कस्बे में ज्यादातर शिकारी, किसान और व्यापारी रहते थे और सबसे जरूरी बात, ये कस्बा बहुत छोटा था, जिसका मतलब था कम सिरदर्दी। मैंने 2 चांदी के सिक्के देकर एक आंगन वाला पुराना घर खरीद लिया। फिर मैंने लियू रुयान के दिए हुए पेंडेंट को खिड़की पर लटका दिया और उस फटे हुए नक्शे को दोबारा अपनी हिलती हुई टेबल के नीचे लगा दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, ये नक्शा मेरी टेबल के लिए एकदम परफेक्ट चीज है। ऊपर की दुनिया में आने के अपने पहले साल मैंने अपनी स्ट्रेंथ में पॉइंट्स नहीं बढ़ाए, मैंने अपना 1 पॉइंट मैजिक में इन्वेस्ट कर दिया। अगले ही पल मेरे शरीर में बहुत ही धीमी स्पीड से चलने वाली ग्रेट गुइसी आर्ट में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। स्पिरिट रिल्म की मैजिक एनर्जी नीचे की दुनिया से कई गुना ज्यादा भारी और प्योर थी। मैंने पहली बार बहुत साफ तरीके से महसूस किया कि मेरे शरीर के अंदर असली मैजिक का एक अंश पैदा हुआ है। ये मैजिक बहुत ही कमजोर था, इतना कमजोर कि शायद कोई की कॉन्सेंट्रेशन लेवल का कल्टीवेटर भी इसे भाव ना देता, लेकिन मेरे लिए इसका बहुत बड़ा मतलब था। इसका मतलब ये था कि मैं अब आखिरकार सिर्फ मुक्के मारने वाला कोई जंगली मेयर नहीं रह गया था। अब मैं एक ऐसा मेयर बन चुका था जिसके पास मुक्कों के साथ साथ मैजिक और मार्शल आर्ट्स दोनों की ताकत थी। दूसरे साल मैंने एक और पॉइंट मैजिक में जोड़ दिया। स्पिरिट रेल्म की उस मैजिक एनर्जी में मेरी ग्रेट गुइसी आर्ट एक बार फिर से इवॉल्व होने लगी। वो अब सिर्फ कोई आम टेक्निक नहीं रही थी। मैंने उसका नया नाम रखा ब्लैक टर्टल लॉन्जेविटी सूत्रा। इसका नाम भी एकदम भौकाली था और इसका असर भी। ये ना सिर्फ दानवों की एनर्जी को बहुत ही तेजी से कल्टीवेशन पावर में बदल सकता था, बल्कि ये मेरी लाइफ फोर्स, मैजिक और स्पिरिचुअल सेंस को एक साथ कंप्रेस भी कर सकता था। सीधे शब्दों में कहूं तो ये मेरे अंडरग्राउंड रहकर छुपने के प्लान के लिए एकदम परफेक्ट था। तीसरे साल मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल सेंस फैली, पूरा फेंगशाओ टाउन किसी हाई डेफिनेशन मैप की तरह मेरे दिमाग में एकदम साफ छप गया। मैंने देखा कि ईस्ट साइड में टोफू बेचने वाली विधवा चुपके से पड़ोस के लोहार को अचार दे रही थी। मैंने देखा कि वेस्ट स्ट्रीट का वो जुआरी अपनी बीवी के छुपे हुए पैसे खोद कर निकाल रहा था। और मैंने ये भी देखा कि टाउन हॉल के पीछे वाले आंगन में वो बूढ़ा मेयर अकाउंट बुक पकड़कर गहरी सांसें ले रहा था। मैंने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच ली। ज्यादा जानना भी एक तरह की सिरदर्दी है, लेकिन अफसोस सिरदर्दी नाम की ये चीज आपके इग्नोर करने से गायब नहीं होती। आधे महीने बाद फेंगशाओ टाउन के बाहर एक 3rd लेवल का भेड़िया राक्षस आ गया। बूढ़ा मेयर दर्जन भर सिपाहियों के साथ शहर के गेट पर खड़ा था और उन सब के पैर कांप रहे थे। मैं भीड़ के पीछे खड़ा था। मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस भेड़िए ने जानबूझकर मेरे घर की बाउंड्री वॉर को चुना और एक ही बाइट में आधी दीवार चबा गया। मैं 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर आगे बढ़ा और एक ही मुक्के में उसके सिर के चीथड़े उड़ा दिए। कस्बे के सारे लोग हक्के बक्के रह गए और वो बूढ़ा मेयर तो वहीं मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने उसे उठाया और बहुत सीरियस होकर समझाया कि मैं तो बस यहाँ से गुजरने वाला एक परदेसी हूँ। लेकिन अगली ही सुबह कस्बे के लोग खुद ही एक बड़ा सा बोर्ड लेकर मेरे दरवाजे पर जमा हो गए। उस बोर्ड पर सोने के अक्षरों में लिखा था, प्लीज हमारे मेयर बन जाइए। मैं दरवाजे पर खड़ा उस जाने पहचाने बोर्ड को देख रहा था और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं स्पिरिचुअल रिल्म में इसलिए आया था ताकि जगह बदलकर शांति से अंडरग्राउंड रह सकूं, लेकिन घूम फिरकर मैं फिर से मेयर बन गया। मैंने 3 बार मना किया और लोग 3 दिन तक घुटनों पर बैठे रहे। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली और ये नौकरी कबूल कर ली। वैसे भी कस्बा संभालने का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और इस तरह स्पिरिचुअल रेल में मेरी पहली ऑफिशियल पहचान फेंगशाओ टाउन का नया मेयर बन गई। जब ये खबर फैली तो आसपास के कई कस्बे सदमे में आ गए, क्योंकि किसी ने भी आज तक एक ऐसा आम मेयर नहीं देखा था जो एक मुक्के में 3rd लेवल के दानव को मार दे। बहुत जल्द फेंगशाओ टाउन मशहूर होने लगा और मशहूर होने के साथ साथ नई मुसीबतें भी आने लगी। कस्बे में अजीबो गरीब लोगों का आना शुरू हो गया। एक मायूस सा लड़का था जो एक बड़ी सी तलवार लिए घूम रहा था। एक लड़की थी जिसके पीछे उसके दुश्मन पड़े थे और वो खून का बदला लेना चाहती थी। और एक काले कपड़ों वाला लड़का था जिसका डैंटियन टूट चुका था, पर वो बार बार कहता रहता था कि वक्त हमेशा बदलता है।
उन सबके एकदम जाने पहचाने मेन कैरेक्टर वाले चेहरे देखकर मेरी आंखें फड़कने लगी। मैंने उसी वक्त कस्बे के गेट पर एक नया बोर्ड गाड़ दिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये मेयर न चेले बनाता है, न कसम खाता है, न सगाई तोड़ता है और न किसी को थप्पड़ मारता है। लोग उस बोर्ड को देखकर एकदम कंफ्यूज थे। सिर्फ मुझे पता था कि ये रूल कितना ज्यादा जरूरी था। लेकिन अफसोस, इन मेन कैरेक्टर टाइप लोगों पर किसी रूल का कोई असर नहीं होता। स्पिरिट रेल्म के 5वें साल में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की फेंगचाओ टाउन आई। जब वो कस्बे में घुसी तो आसमान से हल्की बर्फ गिरने लगी और सड़क पर खड़े सभी लोग उसे मुड़कर देखने लगे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही ठंडी भी। उसके पीछे 8 बेहद ताकतवर बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। कस्बे के मार्शल आर्टिस्ट्स ने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। वो शुआनशाओ सेक्ट की सेंटिस शू किंगरान थी। मैं आंगन में लकड़ियां काट रहा था। जब मैंने वो नाम सुना तो मेरे हाथ की कुल्हाड़ी पहली बार एक पल के लिए रुक गई। जल्द ही किसी ने मेरे आंगन का दरवाजा धीरे से खटखटाया और बाहर से एक जानी पहचानी पर अजनबी सी आवाज आई, मास्टर, क्या शिनरान को एक कप चाय मिल सकती है? मैं जहां खड़ा था वहां बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा और आखिरकार मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी शू किंगरान का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। मैंने आपको 100 से ज्यादा सालों तक ढूंढा है। मैंने उसे देखा और फिर उसके पीछे खड़े उन 8 बॉडीगार्ड्स को देखा। मैंने कहा, तुम आई हो ठीक है, पर इतने लोगों को साथ क्यों लाई हो? शू किंगरान ने धीमी आवाज में कहा, मैं इन्हें नहीं लाई, इन्हें मेरे साथ रहना ही पड़ता है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये सुनकर ही मुझे समझ में आ गया था कि पीछे पक्का कोई मुसीबत है। मैंने उसे आंगन के अंदर बुलाया। वो 8 अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैंने बस उनकी तरफ एक नजर देखा और दरवाजा बंद हो गया। उन 8 के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर उस दरवाजे को धकेलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। आंगन में शू किंगरान पत्थर के स्टूल पर बैठी चुपचाप मुझे चाय बनाते हुए देख रही थी। उसने मुझसे नहीं पूछा कि मैं इतने साल कैसे रहा, और मैंने भी उससे नहीं पूछा कि वो मर्टल रेल्म से यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि ये 100 साल बिल्कुल भी आसान नहीं रहे होंगे। चाय बनने के बाद शू शिनरान ने चाय का कप पकड़ा और धीरे से कहा, मास्टर, आप अभी भी नहीं बदले। मैंने कहा, पहले मैं सिर्फ मर्टल रेल्म की सिरदर्दी से डरता था, अब मुझे स्पिरिट रेल्म की सिरदर्दी से भी डर लगने लगा है। शू शिनरान खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसकी वो हंसी बिल्कुल उस 10 साल की छोटी बच्ची जैसी थी जो रोते हुए मेरी आस्तीन पकड़ती थी। लेकिन वो हंसी बस एक पल के लिए रुकी और फिर से उसके चेहरे पर थकान छा गई। उसने कहा, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ, प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। शुआनशाओ सेक्ट तबाह हो चुका है। जिस मास्टर ने मुझे अपने साथ लिया था वो 30 साल पहले मर चुके हैं। नए लीडर ने सेंट्रल स्टेट के त्यानमिंग पवेलियन के साथ हाथ मिला लिया है। वो लोग मेरे लक का इस्तेमाल करके एक पुरानी मकबरा खोलना चाहते हैं। अगर मैंने मना किया तो वो पूरे शुआनशाओ सेक्ट को मार डालेंगे। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि इस मेन कैरेक्टर वाले ड्रामे में पड़ने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उसने पूछा, मास्टर, क्या आपको दरवाजा खोलने का पछतावा हो रहा है? मैंने कहा, थोड़ा सा, पर ज्यादा नहीं। शू किंगरान ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि मेरे इस जवाब का असली मतलब था कि मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। ठीक उसी वक्त आंगन के बाहर से एक ठंडी आवाज गूंजी, सेंटिस, सेक्ट लीडर का हुक्म है कि आप तुरंत वापस लौटें। अगर आप इस लावारिस आम इंसान के साथ और ज्यादा वक्त बर्बाद करेंगी तो हमें मत कोसना कि हमने कोई रहम नहीं किया। मैंने कहा, अभी तो चाय खत्म भी नहीं हुई और इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ये लोग हमेशा से यहीं थे क्या? मैंने सिर हिलाया और अपना चाय का कप नीचे रख दिया। जब वो आ गई है तो मुसीबत भी ज्यादा दूर नहीं होगी। और जैसा मैंने सोचा था, तीसरे दिन की दोपहर को टियानमिंग पवेलियन के लोग भी याद हमके। एक काले कपड़ों वाला अधेड़ उम्र का आदमी आया था। उसने सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि वो सेख्वान सेक्ट के उन एल्डर से कहीं ज्यादा चालाक था। वो कस्बे के बाहर ही खड़ा रहा। 3 मील दूर से ही उसने मेरी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं टियानमिंग पवेलियन का मैनेजर जो फे हूँ। मैं यहाँ पवेलियन मास्टर के हुक्म से वुसुई डॉयस्ट को बातचीत के लिए बुलाने आया हूँ। मुझे ये डॉयस्ट बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि शू किंगरान के पास किस्मत का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक प्राचीन मकबरे के खुलने से जुड़ा है? वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारा नहीं। क्या तुम सच में टियानमिंग पवेलियन से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? मैंने कहा, पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि तुम लोग मेरे घर के दरवाजे पर आकर ये सब बकवास कर रहे हो तो हाँ, अब हमारी दुश्मनी है। कस्बे के बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। जो फे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सीधी और कड़क बात कहूंगा। बहुत देर बाद वो अचानक हंसने लगा। क्या घमंड है! मेरा टियानमिंग पवेलियन सेंट्रल स्टेट में 70,000 सालों से खड़ा है। हमारे यहाँ बॉडी इंटीग्रेशन और महायाना लेवल के मास्टर्स की गिनती उंगलियों पर नहीं की जा सकती। भले ही तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत हो, लेकिन क्या तुम सच में आसमान से किस्मत छीनने का दम रखते हो? ये सुनकर मैंने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा, जब मैं पहले मॉर्टल रेल्म में था तब भी किसी ने
ने मुझसे एकदम ऐसी ही बात कही थी और बाद में वो सब मारे गए थे। जो फेई के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आस्तीन से 3 तांबे के पुराने सिक्के उड़े जो हवा में बड़े होते गए और एक विशाल एरे में बदल गए जिसने पूरे कस्बे को ढक लिया। उस एरे के ऊपर स्वर्ग के नियम और किस्मत के धागे आपस में उलझ रहे थे। ये टियानमिंग पवेलियन की सबसे खतरनाक टेक्निक थी जो किसी भी इंसान का लक चुराकर उसकी किस्मत बदल सकती थी। फेंगशो टाउन के ऊपर का आसमान पलक झपकते ही काला पड़ गया। कस्बे के लोगों को अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कोई उनकी आत्मा खींच रहा हो। शू किंग उठी और मेरे बगल में आकर धीमी आवाज में बोली, मास्टर संभल कर, ये असली किस्मत का जादू है। मैंने सिर हिलाया और फिर हवा में हाथ बढ़ाकर किस्मत के एक धागे को कस के पकड़ लिया। जो फे की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो किस्मत का धागा अदृश्य था जिसे कोई छू नहीं सकता था। उसे सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस से ही कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अब मैं उसे किसी आम रस्सी की तरह जबरदस्ती हवा से खींच रहा था। अच्छा, तो इसी को किस्मत कहते हैं। मैंने उसे ध्यान से देखा और मुझे वो थोड़ा कमजोर लगा, इसलिए मैंने अपने हाथों से हल्का सा जोर लगाया और वो पूरा का पूरा एरे वहीं के वहीं टूटकर चकनाचूर हो गया। जो फे को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसने मुंह से बहुत सारा खून उगल दिया। ये नामुमकिन है, तुम नंगे हाथों से किस्मत के धागों को कैसे छू सकते हो? मैंने अपनी उंगलियों को झटकते हुए कहा। ये थोड़ा मजेदार था। तो अच्छा, लक और किस्मत का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सीख लिया। जाओ फई की वीरू की हड्डी में सहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि मैं उसके जादू को रोक नहीं रहा था, मैं उसे सीख रहा था। एक ऐसा इंसान जो पहली बार किस्मत के जादू को देख रहा था, उसने बस एक नजर देखकर किस्मत के धागों को अपने हाथों से फाड़ दिया था। इसे सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं कहा जा सकता था, ये तो एक कला थी, एकदम असली कला। उसने वहां एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की और अपनी भागने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाकर भागना चाहा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, मैंने बस अपनी उंगली से हल्का सा झटका दिया। एक अदृश्य फोर्स 3 मील लंबे आसमान को चीरती हुई गई और जाओ फई अपने नेसेंट सोल, किस्मत के बोर्ड और सारे जादुई हथियारों के साथ हवा में खून के एक धुएं में बदल गया। वो पूरी तरह से मिट चुका था। उस दिन के बाद फैंगचाओ टाउन में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई भी वहां आने की हिम्मत नहीं करता था, यहां तक कि ऊपर से गुजरने वाले पक्षी भी जानबूझकर रास्ता बदल लेते थे। मुझे आखिरकार वो शांति मिल गई जो मैं इतने वक्त से चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि मरने से पहले जाओ फई ने सेंट्रल स्टेट तक खबर पहुंचा दी थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आधे महीने बाद तियानमिंग पवेलियन के 3 सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर्स ने एक साथ अनुष्ठान शुरू किया। वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे, मेरी किस्मत कैलकुलेट करना चाहते थे और मेरे और शू सिनरैन के बीच के कनेक्शन को समझना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि पहले ग्रैंड मास्टर ने जैसे ही मेरी किस्मत में सिर्फ एक खालीपन देखा, उसके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। दूसरे ग्रैंड मास्टर के मुंह से आउट ऑफ बाउंड्स वर्ड भी पूरा नहीं निकल पाया और उसका शरीर फटकर हड्डियों के टुकड़ों में बदल गया। तीसरे का हाल तो सबसे बुरा था। उसने जबरदस्ती अपनी पावर लगाकर गैंगटैंग टाउन तक का विजन देखा। उसने वहां एक पत्थर का बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, इस जगह एक अमर देवता रहता है, वुसुई। और उसके बाद वो पूरी तरह से पागल हो गया। तियानमिंग पवेलियन में हाहाकार मच गया। पवेलियन मास्टर ने खुद हुक्म जारी किया कि वुसुई के बारे में ना कोई कैलकुलेशन होगी, ना कोई उससे पंगा लेगा और ना ही उसके करीब जाएगा। जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे तियानमिंग पवेलियन से निकाल दिया जाएगा। खैर, ये लोग उतने बेवकूफ नहीं निकले। मैंने चैन की सांस ली। शू सिनरैन मेरे सामने बैठी मुझे धीरे धीरे चाय की केतली भरते हुए देख रही थी। मैंने आंगन के बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। शू सिनरैन ने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, अब आपका आगे का क्या प्लान है? मैंने कहा, अभी तो यहीं रहूंगा और कुछ साल तक अपने स्टैट्स बढ़ाऊंगा। जब मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि कोई मेरा बाल भी बांका ना कर सके, तब मुझे और ज्यादा सुकून मिलेगा। उसने पूछा, और मेरा क्या? मैंने सिर उठाकर उसे देखा। अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ कोई चेले नहीं बनाता और ना ही कोई सेंटस रखता हूँ। शू सिनरैन ने अपनी पलकें झपकाई। तो फिर आप क्या रखते हैं? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, मुफ्त का खाना खाने वाला कोई हो तो चलेगा। शू सिनरैन एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर वो धीरे से मुस्कुराने लगी। स्पिरिट रेल्म में आने के बाद ये पहली बार था जब वो इतनी आजादी से हंसी थी। और इस तरह फेंगचियो टाउन में जल्द ही एक नई अफवाह फैलने लगी। क्या तुमने सुना? मेयर साहब के साथ जो सफेद कपड़ों वाली लड़की है वो किसी बहुत बड़ी जगह से है, लेकिन मेयर साहब के सामने वो एकदम शांत सी छोटी बहू जैसी लगती है। मेयर साहब में सच में बहुत दम है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे मुंह से चाय लगभग बाहर ही आ गई थी। मैं उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, कौन इतनी मेहनत करे। आम इंसानों का मुंह वैसे भी कभी बंद नहीं रहता। इसके बजाय कि वो मुझे कोई प्राचीन बॉडी कल्टीवेटर समझें, ये बेहतर था कि वो मुझे बुढ़ापे में प्यार करने वाला समझें। कम से कम वो इतना डरावना तो नहीं था। स्पिरिट रिल्म के 10वें साल तक मेरी स्ट्रेंथ 55 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन 25 पॉइंट और मैजिक 5 पॉइंट तक पहुंच चुका था। मेरी स्पिरिचुअल सेंस अब 10,000 मील के एरिया को कवर कर सकती थी और मेरा शरीर सच में एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जिसे मैं खुद भी नहीं समझा सकता था। एक रात मैं आंगन में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था।
मैंने बस मजे में आसमान की तरफ एक मुक्का मार दिया और नतीजा ये हुआ कि 10,000 मील दूर से गुजर रहा एक छोटा सा उल्का पिंड मेरे मुक्के से हवा में ही चकनाचूर हो गया। आसमान में फूटते हुए उस आग के गोले को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। गड़बड़ हो गई। क्या मैं फिर से जरूरत से ज्यादा ओवरपावर्ड हो रहा हूँ? शू सिनरान बरामदे में खड़ी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसने कहा, मास्टर, आपकी ये बात सुनकर मुझे आपको पीटने का मन कर रहा है। मैंने बहुत सीरियस होकर कहा, सच में? तो फिर मैं आगे से ये सब कम ही बोलूंगा। लेकिन इससे पहले कि मेरी ये शांति और कुछ दिन टिक पाती, सेंट्रल स्टेट से एक और बड़ी खबर पूरे स्पिरिट रेल्म में फैल गई। वो प्राचीन मकबरा वक्त से पहले ही बाहर आ चुका था और उसके दरवाजे को खोलने की एक चाबी शू किंगरान का लक था। और उसी वक्त तियानमिंग पेविलियन, ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड, 10,000 माउंटेन और बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट, इन चारों बड़ी ताकतों ने एक साथ ऐलान कर दिया, जो भी शू किंगरान और वुसुई का पता बताएगा उसे इनाम में एक जादुई हथियार मिलेगा, और जो उन दोनों को पकड़कर लाएगा उसे एक पूरे राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। पूरा का पूरा स्पिरिट रेल्म हरकत में आ गया। मैंने कस्बे के गेट पर लगे उस बाउंटी पोस्टर को देखा। मैं बहुत देर तक चुप रहा और फिर पीछे मुड़कर शू सिनरान को देखा। मैंने कहा था ना कि ये मेन कैरेक्टर वाले ड्रामे के साथ जुड़ने का मतलब है पूरी जिंदगी की सिरदर्दी। शू सिनरान में अपने होंठ भींचे और पूछा, अब हम क्या करें? मैंने अपने सिर झुकाया, उस पोस्टर को फाड़ा, उसे मोड़कर एक गोला बनाया और पास रखी आग में फेंक दिया। आग की रोशनी मेरे हैट और मेरे हद से ज्यादा शांत चेहरे पर पड़ रही थी। क्या करें? वो लोग हमें ढूंढना चाहते हैं ना, तो उन्हें ढूंढने का मौका ही मत दो। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और कहा, चलो चलते हैं। वो भी तुरंत उठ खड़ी हुई और मेरे पीछे आने लगी। मैंने जमीन पर बस एक कदम रखा और वहां पलक झपकते ही एक गहरा गड्ढा बन गया। शू सिनरान को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया है और आसपास के नज़ारे पागलों की तरह पीछे छूट रहे थे। सेंट्रल स्टेट बहुत बड़ा था। स्पिरिट रिल्म के कल्टीवेटर्स के लिए ये इतना बड़ा था कि वो पूरी जिंदगी में भी इसे नाप नहीं सकते थे, लेकिन मेरे लिए बस ये कुछ और छलांगे मारने का ही काम था। आधे घंटे बाद मैं शू सिनरान सीधा तियानमिंग पेविलियन के गेट के बाहर खड़े थे। यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे थे, आसमान तारों से भरा था और बादलों के समंदर के ऊपर 99 ऑब्जर्वेशन डेक लटके हुए थे। ये जगह सच में किसी देवी देवताओं के घर जैसी लग रही थी। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, वहां कोई ट्रैप नहीं था, कोई घात लगाकर नहीं बैठा था और ना ही कोई जानलेवा इरादा था। वहां बस सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अकेला मेरा इंतजार कर रहा था। शू किंगरान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, ये तियानमिंग पवेलियन के पवेलियन मास्टर लिन सेन है। मैंने उस बुढ़े को देखा और मुझे वो जो फेई से ज्यादा ढंग का लगा। कम से कम उसने आते ही कोई फालतू बात शुरू नहीं की थी। लिन सेन में मेरे सामने गहरा सिर झुकाते हुए कहा, वुसुई डाओइस्ट, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने उसे देखा और कहा, तुम लोग तो कैलकुलेट करने में माहिर हो ना, अगर तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूं तो तुम भागे क्यों नहीं? लिन सेन ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने पूरी रात बैठकर कैलकुलेट किया और मुझे सिर्फ एक ही बात पता चली, मैं कितनी भी तेज भाग लूं, आपके मुक्के से तेज नहीं भाग सकता। मैंने सीधा सवाल पूछा, वो इनाम किसने रखा है? लिन सेन थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सच बता दिया, ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड ने ये ऑफर रखा था। 10,000 डीमन माउंटेन ने उसका साथ दिया, बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट ने भी हामी भर दी और तियानमिंग पवेलियन को मजबूरी में इसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि सबको लगता है कि मिस शू ही उस मकबरे को खोलने की चाबी है। लेकिन असलियत में लिन सेन ने सिर उठाकर मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने कहा, मिस शू चाबियों में से एक है, लेकिन उस प्राचीन मकबरे को वक्त से पहले बाहर लाने वाली वो नहीं है, वो आप है। शू किंगरान का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने कहा, आगे बताओ। लिन सेन ने गहरी सांस ली। उस प्राचीन मकबरे के अंदर कोई खजाना नहीं गड़ा है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा अमर कल्टीवेटर गड़ा है जो दूसरी दुनिया से गिरा था। कहानियों के मुताबिक मरने से पहले उस कल्टीवेटर ने पूरे बरियल सी को प्रदूषित कर दिया था। बाद में स्पिरिट रेल्म के पुराने मास्टर्स ने मिलकर उसे सील कर दिया और उसके ऊपर ये मकबरा बना दिया। अब वो सील कमजोर हो चुकी है और लोग उसे कोई खजाना समझकर लूटना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें वहां खजाना नहीं बल्कि सिर्फ मौत मिलेगी। मौत का नाम सुनते ही मैं तुरंत बहुत सीरियस हो गया। वो सील कब खुलेगी? उसने कहा, आज रात ठीक 12 बजे। जगह है बरियन सी का गुइशू गेट। मैंने सिर हिलाया। लिनसेन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, वुसुई डाविस्ट, आज रात वहां बहुत से लोग आने वाले हैं। ग्रेट विल्डरनेस होली मास्टर, 10,000 डीमन माउंटेन मास्टर, बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर और यहां तक कि कुछ पुराने मॉन्स्टर्स भी जो सालों से अंडरग्राउंड थे, वो सब वहां पहुंचेंगे। भले ही वो लोग आपके सामने टिक भी ना पाएं, लेकिन उस गुइशू गेट के पीछे क्या है ये शायद वो खुद भी नहीं जानते।
कोई बात नहीं, मुझे इंसानों से डर नहीं लगता, मुझे बस उन फालतू की चीजों से डर लगता है। टिएनमिंग पवेलियन से निकलने के बाद हम रुके नहीं। बरियल सी सेंट्रल स्टेट के सबसे ईस्ट साइड में था। वहां आसमान और समंदर हमेशा काले रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी और पूरा समंदर एक बहुत बड़े ताबूत की तरह एकदम शांत था, और उस समंदर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा काला और प्राचीन दरवाजा हवा में तैर रहा था, जो 10,000 फीट ऊंचा था। उस दरवाजे पर बहुत ही पुराने मैजिक सिंबल्स बने हुए थे जिन्हें अब कोई नहीं पढ़ सकता था। वो चारों ताकतवर ग्रुप्स वहां आ चुके थे। ईस्ट में टियानमिंग पवेलियन के लोग थे, लेकिन वो बहुत दूर खड़े थे, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो बस तमाशा देखने आए हैं। वेस्ट में ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड था, जिनके झंडे जंगल की तरह लहरा रहे थे और उनकी जादुई रोशनी आसमान में छाई थी। साउथ में बाउंडलेस स्वर्ड सेक्ट था, जिनकी तलवारें हवा में उड़ रही थीं और उन्होंने समंदर के पानी में भी सैकड़ों दरारें बना दी थी। नॉर्थ में 10,000 डीमन माउंटेन था, जिसके हर तरह के दानव आसमान में बैठे हुए थे और उनकी भयानक एनर्जी ने चांद को भी ढक लिया था। इसके अलावा अनगिनत आजाद कल्टिवेटर्स और डार्क मास्टर्स भी अंधेरे में छुपे हुए थे और सब के सब 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। मेरे और शू सिन रैन के आते ही पूरे समंदर में एकदम से सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। वुसुई आ गया है, इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मॉर्टल रेल्म से आया हुआ मॉन्स्टर, आज हम देखेंगे कि इसका घमंड कब तक टिकेगा। समंदर की हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन मैंने बस अपना सिर झुकाकर अपने पैरों के नीचे उबलते हुए काले पानी को देखा। मैंने कहा, इस जगह की वाइब बहुत खराब है। शू सिन रैन ने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं उस दरवाजे के पीछे वाली चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी वक्त ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड की तरफ से एक सुनहरी रोशनी आसमान में उठी और सुनहरे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी हवा में चलते हुए बाहर आया। उसका ऑरा किसी सूरज की तरह चमक रहा था। वो ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड का मास्टर जी बोझांग था। उसने चिल्लाकर कहा, वुसुई, शू खिंगरैन को मेरे हवाले कर दो और मैं ये मान लूंगा कि पहले जो भी हुआ वो कभी नहीं हुआ है। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, तुम्हारी औकात क्या है? जी बोझांग गुस्से से उबल पड़ा और उसके माथे की नसें तन गई। वुसुई, क्या तुम सच में पूरी दुनिया से दुश्मनी लेना चाहते हो? मैंने बहुत सीरियस होकर सोचा और कहा, मैं तो बस तुम लोगों से बातचीत करने आया था, लेकिन तुम्हारे बात करने के तरीके से अब मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है। जी बोझांग गुस्से से पागल होकर हंसने लगा। बहुत अच्छे, तो आज मैं भी देख ही लेता हूं कि इस मॉर्टल रिल्म से आए हुए इंसान में कितनी ताकत है। उसने अपना हाथ उठाया और एक बहुत बड़ा प्राचीन कढ़ा हवा में प्रकट हुआ। जैसे ही वो बाहर आया, 10,000 मील की मैजिक एनर्जी क्रैश हो गई और यहां तक कि समंदर का पानी भी दबाव से कई फीट नीचे धंस गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, होंग टियान काउडन, ये तो ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड का सबसे बड़ा जादुई हथियार है। उस पल ऐसा लगा जैसे आधा आसमान टूट कर नीचे गिर रहा हो। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। ना मैं पीछे हटा और ना ही मैंने उसे चकमा दिया। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और उस विशालकाय कड़ाहे को एक हाथ से रोक लिया। बूम! समंदर में हजारों फीट ऊंची लहरें उठीं, लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नीचे नहीं धंसा। वहां खड़े सारे कल्टिवेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं और जी बोझांग का चेहरा तो पूरी तरह सफेद पड़ गया। ये नामुमकिन है। मैंने उस कढ़ाई को अपने हाथ में थोड़ा तौला और सिर हिलाते हुए कहा, ये सच में काफी मजबूत है। अगले ही पल मैंने अपनी उंगलियों को हल्का सा भींचा। होंग टियान काउडन से एक दर्दनाक चीख जैसी आवाज आई और उसके ऊपर एक के बाद एक कई दरारें तेजी से फैलने लगी। जी बोझांग के मुंह से खून निकल पड़ा और उसने खौफ से चीखते हुए कहा, रुक जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। हुआंग टियान काउडन को मैंने अपने ही हाथों से चकनाचूर कर दिया था और उसके अनगिनत टुकड़े समंदर में गिर गए। जी बोझांग पूरी तरह सदमे में था। मैंने उस कढ़ाई का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अपने बैग में डाल लिया। मैंने कहा, इसे रख लेता हूं, बाद में पानी गर्म करने के काम आएगा। इससे पहले कि लोग इस सदमे से बाहर आ पाते, बाउंडलेस स्वर्ड सेक्ट की तरफ से अचानक तलवारों की एक भयंकर आवाज गूंजी। एक भूरे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी हजारों तलवारों पर चलते हुए मेरी तरफ आया। उसके बाल और दाढ़ी हवा में उड़ रहे थे और उसका मारने का इरादा आसमान छू रहा था। वो बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर शी डिंग था। आसमान को ढकने वाली उन तलवारों को देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। तुम तलवार वाले कल्टिवेटर्स इतने गुस्से में क्यों रहते हो? शी डिंग को फालतू बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और 1 लाख उड़ने वाली तलवारें किसी भयंकर बारिश की तरह नीचे गिरीं। उस रात का अंधेरा पलक झपकते ही दिन की रोशनी में बदल गया। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने धीरे से अपनी 2 उंगलियां निकाली और उन्हें आगे की तरफ हल्का सा पिंच किया। वो 1 लाख उड़ने वाली तलवारें ऐसे रुकी जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हों और सब की सब हवा में जम गईं। अगले ही पल मैंने अपनी मुट्ठी भींची
खींची और वो पूरा का पूरा तलवारों का झुंड एक साथ सिकुड़ गया। उन 1,00,000 तलवारों को मैंने हवा में ही पीसकर एक विशाल लोहे का गोला बना दिया था। शिएडिंग की आंखें लाल हो गईं। मेरी तलवारें! मैंने अपनी उंगली से एक हल्का सा झटका दिया और वो तलवारों का गोला किसी उल्का पिंड की तरह वापस उसी की तरफ उड़ा। शिएडिंग और उसके पीछे खड़े 36 तलवार वाले कल्टीवेटर्स उसी वक्त कुचलकर खून के धुएं में बदल गए। बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। ठीक उसी वक्त समंदर के बीचों बीच वो प्राचीन काला दरवाजा अचानक चमक उठा। शूक रिंगरान का चेहरा पीला पड़ गया। मास्टर, वो आपको देख रहा है। मुझे भी ये महसूस हो रहा था। वो कोई वहम नहीं था। उस दरवाजे के पीछे वाली चीज सच में मुझे ही घूर रही थी। अगले ही पल वो प्राचीन दरवाजा भयंकर तरीके से कांपने लगा। दरवाजे की दरार से एक बेहद मोटी काली जंजीर अचानक टूटकर बाहर गिरी। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। लिन सेन ने दूर खड़े होकर घबराते हुए चिल्लाया, ये बुरा है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, अंदर की चीज खुद बाहर आ रही है। और फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे से एक बेहद पीला और सफेद हाथ धीरे से बाहर निकला। वो हाथ ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो हाथ बाहर आया, आसपास के 10,000 मील की सारी मैजिक एनर्जी पूरी तरह से मर गई। वो सच में मर चुकी थी। वो अब बह नहीं रही थी, सांस नहीं ले रही थी और किसी भी कल्टीवेटर के जादू का जवाब नहीं दे रही थी। अगले ही सेकंड उस हाथ ने हवा में हल्का सा दबाव डाला और वो महायाना लेवल का मॉन्स्टर अपने आसपास के सैकड़ों कल्टीवेटर्स के साथ बिना कोई आवाज किए राख में बदल गया। पूरे समंदर में हाहाकार मच गया। वो सारे बड़े बड़े लीडर्स जो अभी तक घमंड में चूर थे, अब पागलों की तरह पीछे भाग रहे थे। किसी ने भागने के लिए खून बचा लिया, किसी ने अपनी लाइफ फोर्स बचा ली और कुछ तो वहीं घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगे। लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं था। उस दरवाजे के अंदर वाली चीज धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वो सफेद कपड़ों वाला एक साया था जिसके पूरे शरीर पर टूटी हुई जंजीरें लिपटी थीं। उसकी कोई आंखें नहीं थीं। उसका चेहरा एकदम प्लेन और सफेद था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वहां मौजूद हर एक इंसान को लगा जैसे वो उसे ही देख रहा हो। मैंने मन ही मन सोचा, ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसी चीज को देखा है जो मुझसे भी ज्यादा सिरदर्दी पैदा कर सकती है। उस सफेद कपड़ों वाले अमर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दूर से ही मेरी तरफ इशारा किया। उसी पल खतरे का एक ऐसा भयानक एहसास पहली बार सच में मेरे ऊपर आकर गिरा, जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे पैरों के नीचे का स्पेस टूटने लगा, मेरा खून उल्टी दिशा में बहने लगा और यहां तक कि मेरे शरीर के अंदर की ब्लैक टर्टल लॉन्जिविटी सूत्र भी एक ऐसी भयानक आवाज करने लगी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने सिर झुकाकर अपने हाथ को देखा। उस पर खून का एक छोटा सा कट लग गया था। मैंने कहा, मैं स्पिरिट रेल्म में इतने वक्त से हूं और तुम पहले हो जिसने मेरी स्किल पर खरोच डाली है। उस सफेद कपड़ों वाले अमर ने जाहिर तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उस एक कदम के जमीन पर पड़ते ही पूरा बरियल सी भाप बनकर उड़ने लगा। समंदर के ऊपर धुंध छा गई और अनगिनत कल्टीवेटर्स तो चीख भी नहीं पाए और सफेद रोशनी में जलकर राख हो गए। वो सफेद कपड़ों वाला अमर पूरी तरह से उस प्राचीन दरवाजे से बाहर आ चुका था। पूरी दुनिया टूटने लगी थी। आसमान में एक बहुत बड़ी काली दरार बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे स्पिरिट रेल्म को ही फाड़ देगा। मैंने आसमान की उस दरार को देखा और मेरी भौहें आखिरकार सिकुड़ ही गईं, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर इस चीज ने ऐसे ही तबाही मचाना जारी रखा तो शांति से रहने की बात तो भूल जाओ, मुझे मेयर बनकर आराम करने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर मैंने एक लंबी सांस ली। मैं तो बस घर से बाहर निकलकर इन लोगों को समझाने आया था, ये बात फिर से कचरा साफ करने पर कैसे आ गई। शू शिनरा ने मुझे देखा और अचानक धीमी आवाज में कहा, मास्टर, अगर आप इसे नहीं हरा सकते तो आप भाग जाइए। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, मेरा घर अभी भी फैंगचो टाउन में है और मेरी टेबल के नीचे अभी भी वो नक्शा दबा हुआ है, समझे। ये कहकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। इस पल मैंने अपने शरीर की एनर्जी को दबाना छोड़ दिया। मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को आजाद कर दिया और अपने उस शरीर की पूरी ताकत को भी खोल दिया जो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो लॉजिक और रूल्स के भी पार जा चुका था। बूम! मेरा ऑरा पहली बार स्पिरिट रेल्म में पूरी तरह से बाहर आया। 10,000 मील तक फैले पहाड़, समंदर और अपनी जान बचाकर भाग रहे वो सारे कल्टीवेटर्स मेरे शरीर के उस भयानक दबाव से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उस अमर के शरीर की टूटी हुई जंजीरें हवा में उड़ी और 9 भयंकर काले ड्रैगन्स में बदलकर मुझे चीरने के लिए झपटी। मैंने अपना हाथ उठाया और पहले ड्रैगन को पकड़ा और उसे एक चाबुक की तरह घुमाकर दूर फेंक दिया। दूसरे काले ड्रैगन को मैंने सीधे अपने मुक्के से उड़ा दिया। तीसरे को मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया। चौथा मेरी कमर से लिपट गया, लेकिन वो बस आधा ही कस पाया था कि मैंने अपने एब्स की ताकत से उसे वहीं चकनाचूर कर दिया। दूर खड़े कल्टीवेटर्स ये देखकर खौफ से कांप रहे थे। वो एक अमर की जंजीरों को तोड़ रहा है। ये इंसान आखिर कौन सा दैत्य है। वो सफेद कपड़ों वाला अमर अब सीधे हमला नहीं कर रहा था। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और आसमान की वो दरार और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उस दरार के अंदर से अनगिनत अजीबोगरीब काले साए बाहर झांकने लगे, जैसे वो इस मौके का फायदा उठाकर स्पिरिट रेल में घुसना चाहते हों। लिन सेन की तो ये देखकर रूह कांप गई। वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रहा है। वो उस दूसरी दुनिया की गंदगी को यहां लाना चाहता है। आउट ऑफ बाउंड सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया और फिर मुझे याद आया कि जब टियानमिंग पवेलियन के लोग मुझे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके मुंह से जो आखिरी वर्ड निकला था वो आउट ऑफ बाउंड्स ही था। तो इसका मतलब ये था
उस सफेद कपड़ों वाले अमर ने मेरी झिझक को भांप लिया। वो पलक झपकते ही गायब हुआ और सीधा शू शिंगरान के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ सीधा उसके माथे की तरफ बढ़ाया। शू शिंगरान का लक अपने आप एक्टिवेट हो गया और अनगिनत सफेद और सुनहरी जंजीरों में बदलकर उसे रोकने लगा। लेकिन उस अमर के सामने वो लक बहुत कमजोर था। मेरी आंखों में एक भयंकर गुस्सा आ गया। मौत को दावत मत दे। अगले ही पल मैं वहां से गायब हो गया। नहीं, मैं गायब नहीं हुआ था। मैं बस इतना तेज था कि वहां किसी की भी आंखें मुझे देख नहीं सकती थीं। मेरी रफ्तार इतनी भयानक थी कि जब मैं दोबारा दिखा तो मैं उस अमर के ठीक पीछे खड़ा था और मेरा दाहिना हाथ सीधा उसकी छाती के आर पार हो चुका था। पूरी दुनिया में एक बार फिर से मौत का सन्नाटा छा गया। उस सफेद कपड़ों वाले अमर ने धीरे से अपना सर झुकाकर अपनी छाती के आर पार हुए मेरे हाथ को देखा। मेरे हाथ में एकदम काला लिक्विड जैसा गोला था। वो कोई दिल नहीं बल्कि वो धड़कता हुआ एक मरा हुआ कोर था। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ जल रहा हो। ये मुझसे भी ऊंचे लेवल की ताकत की गर्माहट थी। लेकिन मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मैंने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी भींच दी। बूम! वो काला गोला वहीं फट गया। उस सफेद कपड़ों वाले अमर का शरीर भयंकर तरीके से कांपा, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खींच ली गई हो। उसके शरीर की वो अमर रोशनी तेजी से बिखरने लगी। लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। उसके उस प्लेन और बिना चेहरे वाले चेहरे पर धीरे धीरे एक दरार खुल गई जो किसी मुंह जैसी लग रही थी। अगले ही पल एक बेहद फटी हुई और डरावनी आवाज सीधा मेरे दिमाग में गूंजी, तो तुम हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मुझे जानते हो? तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसा ही एक इंसान। फिर क्या? उसकी आवाज कटने लगी और उसका शरीर पूरी तरह बिखरने लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, फिर क्या? वो सफेद कपड़ों वाला अमर एक पल के लिए चुप रहा और आखिर में बस कुछ ही वर्ड छोड़ गया, ऊपर मत जाना। उसके इतना कहते ही वो पूरी तरह राख में बदलकर हवा में उड़ गया। सफेद रोशनी भी गायब हो गई। उसने दूसरी दुनिया का दरवाजा जबरदस्ती फाड़ कर खोला था। वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। दुनिया के रंग फिर से लौट आए। वहां जिंदा बचे सारे लोग मुझे फटी आंखों से देख रहे थे। कोई जश्न नहीं मना रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था। उनके अंदर सिर्फ एक गहरा खौफ और सम्मान था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि एक इंसान जो खुद को बस एक मेयर कहता था, उसने अपने हाथों से एक अमर कल्टीवेटर की छाती फाड़कर उसे मार डाला था। मैं जहां खड़ा था वहां बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। शू शिंगरैन मेरे पास आई और उसने डरते डरते मुझे देखा। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मैंने सर झुकाकर अपने हाथ की हथेली पर बचे हुए उस भूरे सफेद निशान को देखा। मैंने कहा, प्रॉब्लम है। शू शिनरान का दिल घबरा गया। क्या घाव गहरा है? मैंने अपना सिर हिलाया। घाव की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अब मुसीबतें बढ़ेंगी। शू शिनरान एक पल के लिए हैरान रह गई। ऐसे वक्त में भी आप इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं? ठीक उसी वक्त उस पूरी तरह से खुले हुए प्राचीन दरवाजे के अंदर से अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी। मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया और मेरा चेहरा थोड़ा बदल गया। अंदर अभी भी कुछ है। शू शिनरान ने मेरी नजर का पीछा किया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैं 2 सेकंड तक चुप रहा। पहले तो मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मरने से पहले उस अमर कल्टीवेटर ने जो कहा था उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल था, खासकर वो बात, तुम्हारे जैसा ही एक इंसान। इसलिए मैंने सिर हिलाया और कहा, अंदर चल के देखते हैं, देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने उस प्राचीन दरवाजे के अंदर कदम रखा और शू शिनरान मेरे पीछे पीछे आई। उस दरवाजे के पीछे की दुनिया कोई मकबरा नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका एक सफेद और भूरा खंडहर था। यहाँ ना कोई मैजिक एनर्जी थी और ना ही वक्त के गुजरने का कोई निशान। उस खंडहर के बीचों बीच बस एक टूटा फूटा पत्थरों का महल खड़ा था। उस पत्थर के महल के दरवाजे पर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर स्पिरिट रेल्म की भाषा नहीं लिखी थी और ना ही कोई प्राचीन सिंबल बना था। उस पर जो लिखा था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना था, सिंप्लीफाइड चाइनीज। मैं उस टूटे हुए बोर्ड के सामने खड़ा था और पहली बार मैं सच में सुन्न पड़ गया। शू शिनरान उन शब्दों को नहीं पढ़ सकती थी। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, मास्टर, इसके ऊपर क्या लिखा है? मैंने उस टूटे हुए बोर्ड को घूरा और एक एक लफ्ज पढ़कर सुनाया। मेरे बाद आने वाले दोस्त, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं हार चुका हूं। मैं भी तुम्हारी तरह ही किसी और दुनिया से आया था और मैंने भी तुम्हारी तरह ही वक्त के सहारे खुद को ताकतवर बनाया। ऊपर की दुनिया कोई जन्नत नहीं है, वो शिकारियों की जगह है। वहां असेंशन करने का मतलब बस इतना है कि एक बड़ी हो चुकी मछली को एक और भी बड़े तालाब में भेज दिया जाए। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं उस जाल को फाड़ नहीं पाया। ऊपर जाने की जल्दी मत करना, कम से कम तब तक बिल्कुल मत जाना जब तक तुम्हें ये ना लगने लगे कि तुम एक मुक्के में आसमान को फाड़ सकते हो। इस महल के अंदर मैंने एक लाइफ शेयरिंग सील छोड़ी है। ये किसी एक इंसान को अमरता दे सकती है। मेरे बाद आने वाले दोस्त के लिए इस दुनिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैं बहुत देर तक चुप रहा। शू शिनरान मेरे बगल में खड़ी रही और उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि वो उस बोर्ड पर लिखी बातें नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो मेरी आंखों के जज्बात को पढ़ सकती थी।
मेरी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा सुकून था जो किसी को आखिरकार रास्ता मिल जाने के बाद मिलता है। उस पत्थर के महल के अंदर सच में कांसे की एक छोटी सी सील हवा में तैर रही थी। उस सील के अंदर कोई मैजिक एनर्जी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो बिल्कुल मेरी एनर्जी जैसी थी। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ा, मैं समझ गया कि वो क्या करती थी। वो किसी इंसान को मेरी तरह बिना रुके ताकतवर तो नहीं बना सकती थी, लेकिन वो किसी को मेरी ये लंबी उम्र शेयर करने के काबिल जरूर बना सकती थी। मैंने अचानक शू क्विंगरान की तरफ देखा। मेरी नजरों से उसके कान हल्के लाल हो गए, लेकिन फिर भी उसने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, अंदर क्या लिखा था? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, उस पर लिखा था कि अभी के लिए और ऊपर मत जाना। शू शिनरान ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर हम नहीं जाएंगे। उसने बहुत जल्दी जवाब दे दिया था, जैसे ये कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में सोचने की जरूरत ही ना हो। मैं अचानक मुस्कुरा दिया। मैं इस बार घर से बाहर इसलिए निकला था ताकि मैं मुसीबतों को खत्म कर सकूं, लेकिन मुसीबतों के अंत में मुझे मेरे जैसे ही किसी इंसान की छोड़ी हुई एक उम्मीद की रोशनी मिल गई थी। उस प्राचीन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मैंने पलटकर उस सफेद और भूरे खंडहर को देखा, और फिर मैंने एक जोरदार मुक्का मारा। वो पूरी की पूरी सील की हुई जगह उस प्राचीन दरवाजे के साथ चकनाचूर होकर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो अमर कल्टीवेटर एक बार बाहर आ सकता था तो ऐसा फिर से भी हो सकता था। जो भी चीज मेरी शांति की जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी, उसका हमेशा के लिए दफन हो जाना ही अच्छा था। वापस बरियल सी में आने के बाद उन चारों ग्रुप्स के ताकतवर लोग अभी भी अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठे थे, और उनकी सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे उनसे फालतू बात करने का कोई शौक नहीं था। मैंने बस एक ही बात कही, आज के बाद अगर किसी ने भी शू शिनरान या फेंगचो टाउन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं सीधा उसके घर आकर बैठ जाऊंगा। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सब जानते थे कि मेरी ये एक लाइन किसी भी कसम से ज्यादा भारी थी। उस दिन के बाद तियानमिंग कोबेलियन ने अपनी बाउंटी वापस ले ली। ग्रेट विल्डरनेस होली लैंड ने 100 सालों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। बाउंडलेस स्वॉर्ड सेक्ट ने वुसुई नाम को बैन कर दिया, और 10,000 डीमन माउंटेन ने रातों रात अपना पूरा पहाड़ 10,000 मील दूर वेस्ट की तरफ खिसका लिया। और मैंने इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बस शू शिनरान को लेकर वापस फेंगचो टाउन आ गया। आंगन अभी भी वहीं था, चाय की केतली अभी भी वहीं थी, और टेबल के नीचे वो पुराना नक्शा अभी भी वहीं था। मैं नीचे बैठकर उसे निकाला, उसे एक नजर देखा और फिर वापस टेबल के नीचे ठूस दिया। ये यहीं ठीक है। पास खड़ी शू शिनरान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उस रात मैं आंगन में बैठकर चाय बना रहा था। मैंने वो कांसे की छोटी सी सील निकाली। मैंने उसे पत्थर की टेबल पर रखा और उसकी तरफ खिसका दिया। मैंने कहा, उस मकबरे में एक और चीज भी थी। ये किसी भी इंसान को बहुत लंबी उम्र दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि तुम्हें रोज मेरा ये पकाऊ चेहरा देखना पड़ेगा। शू शिनरान एकदम सन्न रह गई। उसने उस छोटी सील को देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। 100 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका था। वो 10 साल की उम्र से इंतजार कर रही थी, और आखिरकार आज मैंने पहली बार उसे साथ रहने का इशारा दिया था। उसने वो सील नहीं उठाई, बल्कि उसने पहले मुझे देखा और बहुत सीरियस होकर पूछा, मास्टर, क्या इसका मतलब यह है कि आपने मुझे रख लिया है? मैं चाय का कप पकड़े बहुत देर तक चुप रहा। फिर शू शिनरान मुस्कुराई और उसने उस छोटी सील को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। चांद की रोशनी नीचे गिरी और उसकी आंखों में तारों जैसी चमक भर गई। उस रात फेंगचो टाउन में कोई आसमानी बिजली नहीं गिरी और ना ही कोई अजीब आवाज आई। बस उस आंगन का वो पुराना लैंप पूरी रात जलता रहा। कई सालों बाद स्पिरिट रेल्म में लोग आज भी बरियल सी की उस रात की बातें करते थे। वो उस वुसुई की बातें करते थे जिसने एक मुक्के में जादुई हथियार को चकनाचूर कर दिया था और नंगे हाथों से एक अमर कल्टीवेटर को मार डाला था। कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत पहले ही और ऊपर असेंशन कर चुका है। कुछ कहते थे कि किसी पवित्र जगह के अंदर छुप कर रह रहा है, और कुछ कहते थे कि वो इंसान नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने और महान मास्टर का पुनर्जन्म है। लेकिन कोई भी ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इंसान, वो इस वक्त फेंगचो टाउन में अपने चूल्हे के सामने बैठा ये सोच रहा था कि हुआंग टियान कॉल्ड्रन के टुकड़े से पानी जल्दी गर्म कैसे किया जाए। आंगन में शू क्रिंगरान जड़ी बूटियां सुखा रही थी। गली के मोड़ पर बच्चे भाग दौड़ का खेल रहे थे। कस्बे के पत्थर वाले बोर्ड पर लिखे हुए शब्द वक्त के साथ थोड़े धुंधले हो गए थे। मैं दरवाजे पर खड़ा आम इंसानों की इस शांत जिंदगी को देख रहा था, और मुझे अचानक लगा कि ये लाइफ बहुत अच्छी है। ऊपर आसमान के उस जाल को मैं कभी ना कभी जरूर फाड़ूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं बस एक मेयर हूं। मुझे कस्बे का टैक्स देखना है, पड़ोसियों की लड़ाई सुलझानी है, और ये भी देखना है कि किसकी मुर्गी किसके आंगन में घुस गई। जहां तक अजय होने की बात है, अमर होने की बात है, और ऊंचाइयों के उन राजों की बात है, वो सब इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार मेरे पास वक्त ही वक्त है, और सबसे बड़ी बात, इस बार मैं अकेला भी नहीं हूं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें, और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।